चलो, सबसे पहले हम लोग एरिस्टोटल ही पढ़ लेते हैं। एरिस्टोटल के स्कूल को लैसियम बोला जाता है। लैसियम क्या है? ये एक ओपन टू पब्लिक एंड फ्री ऑफ चार्ज स्कूल है। एक मिनट को, तो इसका नहीं, ठीक है, ये पेज यहीं से है ना आरसी? इसके आगे भी एक पेज है, लॉन्ग वाला से बड़े नहीं, यहीं से मेरे ख्याल से यहीं से नहीं, यहीं से ठीक है, ठीक है। एरिस्टोटल के स्कूल को लैसियम बोला जाता है, ओपन टू पब्लिक एंड फ्री ऑफ चार्ज। मतलब कि एरिस्टोटल के स्कूल को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिस्टोटल के स्कूल को बोलते हैं हम लोग लैसियम, ठीक है। इनका स्कूल का नाम है लैसियम। और ये जो स्कूल है ना, ये बिल्कुल फ्री होता है, मतलब पब्लिक के लिए है, कोई पैसा नहीं लगता है। इस स्कूल में जब एरिस्टोटल अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो वॉक करते करते पढ़ाते हैं, मतलब चलते चलते भी पढ़ाते हैं। तो एरिस्टोटल के स्टूडेंट को बोला जाता है पेरीपैथिक्स या द वैंडरर्स। क्यों भाई? क्योंकि एरिस्टोटल जो है ना, अपने स्टूडेंट को वॉक कर कर वो चल भी रहे हैं और अपने स्टूडेंट के साथ वॉक भी कर। तुमने एक फोटो देखी होगी, एरिस्टोटल चल रहा है और एक दो उसके साथ कोई आदमी चल रहा है, मतलब वो आदमी नहीं होता, उनके स्टूडेंट होते हैं लोग नहीं होते। where they walked and held discussion। तो एरिस्टोटल के स्कूल को क्या बोला जाता है? लेसियम बोला जाता है। स्टूडेंट को पेरिपैथिक्स और वैंडर बोला जाता है, क्योंकि एरिस्टोटल क्या करता है, अपने जो पेरिपैथिक्स है, जो स्टूडेंट है, उनके साथ चलते चलते डिस्कशन करते हैं, चलते चलते उनको नॉलेज देते हैं, ठीक है ना। इनकी बुक का नाम है निकोमैकन एथिक्स और पॉलिटिक्स, द इडोमेनिया एथिक्स ऑन द सोल और एथोरिक्स। ये सारा बुक किसका है? एरिस्टोटल का है, ठीक है। एरिस्टोटल तुम्हारे एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि दैट फॉर्म एंड मैटर आर इनसेपरेबल। मैटर और फॉर्म को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये प्लेटो के बिल्कुल अपोजिट है। पहले प्लेटो आए, उसके बाद एरिस्टोटल आए। प्लेटो के डिस्पल थे एरिस्टोटल, ठीक है। और प्लेटो के टीचर थे सकरात, इस तरह से कहानी है। तो ये प्लेटो ने दिया था कि जैसे ये बोलते हैं कि नहीं, इनसेपरेबल है, हम मैटर और फॉर्म को अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि इसके अपोजिट प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है, वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म के बिल्कुल अपोजिट है। एरिस्टोटल हेल्ड एट द फिजिकल वर्ल्ड एज ए रियल एंड नॉट ए मेयरली इल्यूशन। जैसे कि प्लेटो का जितना भी तुम थ्योरी ऑफ फॉर्म देखेगी, जैसे शैडो वाला भी तुम सुनेगी, जब तुम शैडो वाला है द एलिगेरी ऑफ कैप, वो हाँ, एलिगेरी ऑफ कैप, तो उसमें भी वो बोलते हैं कि नॉलेज इंसान को कैसे मिलता है? इल्यूशन से मिलता है। मतलब इंसान पहले इल्यूशन करेगा, सोचेगा, माइंड ऐसे करके नॉलेज मिलता है। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं ऐसा बात बिल्कुल ही गलत बात है, इंसान को नॉलेज फिजिकल वर्ल्ड से मिलता है। एरिस्टोटल के व्यू में स्टेट एक नेचुरल और इनसेंशियल इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन बीइंग के लिए। ये आर्ग्यू करते हैं कि मैन इनहेरेंट पॉलिटिकल एंड एनिमल। ये बोलते हैं कि अगर स्टेट नहीं रहेगा तो इंसान एनिमल ही हो जाएगा। वो अभी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। ये जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ ना कि मैन जो इनहेरेंटली एक पॉलिटिकल एनिमल है, इंसान पैदाइश से ही सोशल एनिमल है। पॉलिटिकल मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। मतलब बोल रहा है इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? तुम्हारा मतलब बर्थ से ही, ठीक है ना। इंसान पैदा हुआ तब से ही वो एक सोशल एनिमल है, ये बोलता है। बोला कि इंसान को जब नॉलेज लेता है ना, ये बोलते कि नॉलेज चार तरीके से ले जाता है। अभी मैं ये वाला पीछे भी पढ़ाऊंगी। एक तो इंसान जब नॉलेज लेता, नॉलेज लेने का कुछ पर्पस होता है। एरिस्टोटल बोलता है कि जब ह्यूमन जब नॉलेज लेता है तो उसका कुछ पर्पस होता है, ऐसे नहीं ले लेता है। हर इंसान का आने का लाइफ में कुछ पर्पस है, कुछ गोल है, ठीक है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये जो पर्पस है, मतलब कॉज, हर इंसान का आने का एक कॉज होता है, पर्पस होता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ नॉलेज में वो समझाते हैं कि 4 कॉज होते हैं, है ना। एक होता है मटेरियल कॉज, एक होता है फॉर्मल कॉज, एक होता है एफिशिएंट कॉज, एक होता है फाइनल कॉज। मैं लास्ट में इसको समझाऊंगा, ठीक है।
लेकिन इन्होंने स्टेट के बारे में क्या बोला, इन्होंने बोला कि स्टेट इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एसोसिएशन नेसेसरी फॉर अचीविंग ह्यूमन फ्लोरिजिंग सॉरी फ्लोराइजिंग, मेरे ये मैंने बोला फ्लोर फ्लोर फ्लोराइजिंग जो है, अगर एक इंसान को कुछ अचीव करना है, ठीक है, या कुछ फ्लोराइज करना है, ठीक है, तो इंसान स्टेट के बिना नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बोल रहे कि स्टेट इज द हाईएस्ट। देख लो, ये एरिस्टोटल स्टेट को तारीफ मतलब एडमायर कर रहे हैं। एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, स्टेट के बारे में एक अच्छा बात बोल रहे हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। जितनी भी एसोसिएशन है ना, जितनी भी, सबसे हाईएस्ट एसोसिएशन कौन है, स्टेट है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई अगर हम ऐसे वर्ल्ड का देखेंगे कि वर्ल्ड कैसे बना, तो हमको पता चलता है कि पहले फैमिली आई, ठीक है, फिर विलेज आया, फिर स्टेट बनाया, है ना। जैसे तुम अगर तुम हिस्ट्री में भी जाओगे तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, फैमिली बनाता है, फिर फैमिली जब बढ़ जाता है तो विलेज ग्रुप में रहने लगते हैं, विलेज बन जाता है, फिर स्टेट बनता है ना। एरिस्टोटल बोलता है कि ये बात तो हायरार्की ऐसे बना हुआ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोई पूछे कि स्टेट क्या है, तो मैं बोलूंगा स्टेट इज ए प्रायर टू मैन। याद करो, कौन बोलता है कि स्टेट जो है मैन से प्रायर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट इज ए प्रायर टू मैन। देखो यहाँ पे ये दो चीज बात बोल रहा है स्टेट, एक और बात बोल रहा है, मतलब स्टेट के बिना इंसान तो बीस्ट है। कोई बोलेगा कि कौन बोला कि स्टेट के बिना बीस्ट है, तो एरिस्टोटल ही बोलता है कि स्टेट इतना हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंसान के लिए इतना नेसेसरी है कि वो अगर स्टेट ना होगा तो इंसान बीस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। स्टेट के बिना सिर्फ गॉड ही रह सकता है और कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। तो बोल रहे कि मेरे लिए तो स्टेट ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट हुई है कि फैमिली विलेज स्टेट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्टेट इज प्रायर टू मैन। मैन से पहले स्टेट आया। अगर तुमको कुछ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेड बाय द एरिस्टोटल। मतलब ये बोला अगर तुमको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्रैक्टिस करना है, तो वो तुम स्टेट के साथ ही कर सकती हो, बिना स्टेट के कंट्रीब्यूशन के तुम नहीं कर सकती हो, ठीक है। ये क्या चीज, किस चीज के बारे में इन्होंने बोला, स्टेट के रोल के बारे में बोला। अच्छा एक चीज और, कि स्टेट के बारे में इन्होंने एक चीज और बोला है कि स्टेट के बिना इंसान बीस्ट है, ठीक है ना। ये मैं एक बहुत बड़ा एक नोट बनाई थी, तो उसमें ये सब लिखा हुआ। बाकी कम इतना एग्जाम के लिए इनफ है। सिटीजनशिप के बारे में क्या बोलते हैं, देखो एक्सक्लूजन्स का मतलब कि किसी नहीं रखा गया सिटीजनशिप में, ठीक है। किस किस पर्सन को सिटीजनशिप में नहीं रखा गया है, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, देख लो भाई मेरी बात सुनो अच्छे से, जो स्लेब होते हैं, जो कंट्री में स्लेब होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, या जो ओल्ड पीपल होंगे, जो विमेन होंगे, और जो फॉरनर होंगे, ये लोग सिटीजन नहीं है, दे आर नॉट कंसिडर एज ए सिटीजन, ठीक है। इन लोगों को हम लोग सिटीजन कंसिडर नहीं करेंगे। एरिस्टोटल बोल रहे हैं स्लेव, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल या विमेन या फॉरनर, इन लोगों को इन्होंने बोला कि ये लोग जो है, ये लोग सिटीजन नहीं है। तो सिटीजन कौन है इनके मुताबिक, सिटीजन कौन है, एक वो पर्सन जो नेटिव बॉर्न अडल्ट ग्रीक मेल ऑफ प्रॉपर्टीज क्लास, अमीर रिच एडल्ट ग्रीक मेल, जो ग्रीक में ही पैदा हुए हैं, वही मेन सिटीजन कहलाएंगे। एरिस्टोटल बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने सैलेबरी के बारे में भी बोला। देखो अभी हम पढ़े स्टेट के रोल के बारे में, कंप्लीट हो गया, फिर पढ़े सिटीजन के बारे में, कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्लेवरी के बारे में, ये क्या बोल रहे हैं। स्लेवरी के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एरिस्टोटल स्लेवरी को किसमें मेंशन किया है। तो देखो भाई बुक वन, ठीक है, और चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3, सॉरी जो चैप्टर 3, हाँ, देख रही हो। तो ये कौन सा बुक है, ये पॉलिटिक्स है। इसमें इन्होंने किस चीज को डिस्क्राइब किया है, किस चीज को डिस्क्राइब किया इस बुक में, किस चीज को डिस्क्राइब किया है, स्लेवरी के बारे में।
हाँ सिलेबरी के बारे में। आरती एक बार तुम फिर से ज्वाइन कर लो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है और इको टाइप का हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो, ठीक है। खाली हमको लग रहा है तुम कुछ बोल रही हो बट समझ में नहीं आ रही। सिलेबरी, ठीक है, हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा देखो, और कौन सा बुक में सिलेबरी के बारे में मेंशन किया गया है। बुक 7, बुक 7, और बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है निको मैकेन एथिक्स। इस बुक में भी ऑल्सो डिस्क्राइब सिलेबरी, मतलब दो बुक में डिस्क्राइब करते हैं सिलेबरी के बारे में। और ये बुक तुम्हारा, ये क्वेश्चंस, ये बुक 1 जो है ना, बुक 1, ये वाला बुक 1 वाला क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा बुक में है ना, बुक पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, किस में एरिस्टोटल जो है सिलेबरी को मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो देख लो, बुक का नाम है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के बुक नंबर 1, और अगर बुक पूछे तो बुक नंबर 1, चैप्टर पूछे तो चैप्टर 3 से 4, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन नेकोमेकन एथिक्स के बारे में सिर्फ खाली बुक लिखा हुआ है, नेकोमेकन एथिक्स का सिर्फ बुक 7 में मेंशन है सिलेबरी के बारे में, ठीक है, सिलेबरी के बारे में याद रखना। ये जो नेकोमेकन एथिक्स बुक है, ये एरिस्टोटल ने अपने फादर के नाम पे लिखा था, क्योंकि उनके फादर का नाम था निकोमेकन, ठीक है। और ये बुक अपने फादर के नाम पे ही इन्होंने इस बुक को लिखा था, तो याद रखना, ठीक है। दो बुक पढ़े, पॉलिटिक्स और निकोमेकन एथिक्स। पॉलिटिक्स में इन्होंने बुक 1 चैप्टर 3 से 6, सॉरी 6 है, मुझे लगा 4 है, चैप्टर 3 से 6 में पॉलिटिक्स तक का क्या लिखे हैं इन्होंने, सिलेबरी के बारे में मेंशन किया है। और निकोमेकन एथिक्स के सिर्फ 7 चैप्टर में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, सिलेबरी के बारे में लिखा हुआ है। इन दोनों बुक में इन्होंने सिलेबरी के बारे में बोला। क्या एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं सिलेबरी को? बिल्कुल, वो बोलते हैं सिलेबरी जो है ना, गुलाम वाला जो होता है, जो सिलेबरी जस्टिफिकेशन, एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं कि सिलेबरी जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। बोला सिलेबरी इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचर ने ही बना के भेजा है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने बोला कि सिलेबरी इंसान कैसे बनता है, कि देखो इंसान दो तरीके से पैदा होता है। एक इंसान ऐसा होता है, जैसे एक इंसान पैदा से पता है कि एकदम इंटेलेक्चुअल पढ़ने लिखने वाला इंसान है, और एक पैदा हुआ तो लगा अरे ये बुद्धू इंसान है। तो जो बुद्धू इंसान है, जिसके पास माइंड नहीं है, रीजन नहीं है, करेज नहीं है, तो वो स्लेव बन जाता है। और जिस इंसान के पास माइंड है, रीजन है, करेज है, तो वो मास्टर बन जाता है। इस तरह जो स्लेव बनता है वो मास्टर का स्लेव बनता है। तो ये स्लेवरी है, क्योंकि इसको नेचर ने डिसाइड करके भेजा है कि ये इंसान स्लेव बनेगा और ये इंसान मास्टर बनेगा। तो मैं क्यों इसके अगेंस्ट रहूं। एरिस्टोटल बोलते हैं कि स्लेवरी दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल स्लेव होते हैं और दूसरा स्लेव बाय लॉ। नेचुरल स्लेव कौन होते हैं? एरिस्टोटल बोले स्लेव दो तरह से बनते हैं। मैं एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे इसको इरेज करने को मैं यहाँ पे चार्ट बनाती हूँ। ये कुछ दिन से मेरे प्रॉब्लम रहा कि मैं इरेज कर रही हूँ तो बस इस तरह से ऐसे व्हाइट हो जाएगा, ब्लैंक पेज हो जाएगा। पता नहीं ये न्यूज़ल चेंज करने के लिए बोल रहा है क्या कुछ है। देखो देखो, एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं, किसको जस्टिफाई करते भाई? तो स्लेवरी सिस्टम को। वो बोलते ये ठीक है, क्यों? वो बोलते हैं कि इंसान दो तरीके से पैदा, नेचर ने इंसान को दो तरीके से पैदा किया, ठीक है। एक होता है स्लेव, तो स्लेव ऐसा पर्सन जो बाय बर्थ, एक इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर ना क्या होता है, लेस थिंकिंग होता है, लेस रैशनैलिटी होगा, लेस करेज होगा, उसके अंदर कोई करेज नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्वालिटी है। तो जब इंसान पैदा होता है और इसके अंदर ये सब क्वालिटी तुमको दिख रही है, तो वो पता है क्या है, वो स्लेव है। तो ये पर्सन कहलाएगा स्लेव, ठीक है।
ये क्या कहलाएगा? स्लेव। बोल रहा एक पर्सन बाय बर्थ इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, उसके अंदर करेज, ठीक है, उसके अंदर रीजन है, तो ये इंसान बाय बर्थ क्या कहलाएगा? मास्टर। तो भाई देख लो, इसको इंसान ने नहीं क्रिएट किया है, ठीक है, ये तो नेचर ने ही क्रिएट करके बाय बर्थ ही डिसाइड करके भेजा गया है, तो मैं क्यों इसको ना जस्टिफाई करूं? तो ये बिल्कुल जस्टिफाई। फिर इन्होंने यहाँ पे एक और बात बोला जो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि जो स्लेब बना ना, यहाँ पे स्लेब बन गया, तो ये स्लेब दो तरीका से बनते हैं इंसान, ठीक है ना। एक देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। बोल रहा स्लेब दो तरह के होते हैं, स्लेब इंसान दो तरीके से बनता है। एक तो जब पैदा होता है बाय बर्थ ही बन जाता है, ठीक है, एक तो स्लेब ये होता है, और एक स्लेब वो होता है जो प्रिजनर प्रिजनर ऑफ वार। मैं बता रही हूँ, जब दो कंट्री के बीच में वार होता है और एक कंट्री जीत जाता है, दूसरी कंट्री क्या करता है? उसके आर्मी को अपने अंदर प्रिजनर बना लेता है, तो वो भी स्लेब हो गया। क्यों? क्योंकि वो जंग में हार गया, ठीक है, तो वो भी स्लेब बन गया। तो एरिस्टोटल ने बोला कि स्लेब जस्टिफाई है क्योंकि नेचर ने ही दो तरह के इंसान को पैदा किया है, और जिसके अंदर लेस थिंकिंग लेस करे तो वो स्लेब बन गया। और स्लेब भी दो तरीके से बनते हैं, एक तो इंसान बाय बर्थ बनता है, और एक इंसान जब प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब जब जंग में जो हारे हुए प्रिजनर होते हैं, हारे हुए सिपाही होते हैं, जो जो मिलिट्री वाले जंग में हार जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? स्लेब बोलेंगे। मैं तुम लोगों को एक वाला स्टोरी सुनाई थी जापान वाला, कि जापान जब मंचूरिया पे हमला करता है, और मंचूरिया तुम्हारा चाइना के बगल में था, तो मंचूरिया का जितना भी मिलिट्री था, जो जापान क्या कर लेता है, वो जितने भी मिलिट्री को अपने जेल में डाल देता है, प्रिजनर बना लेता है। लेकिन प्रिजनर बनाने तक नहीं रुका, वो क्या करता है? प्रिजनर बनाकर उनपे एक्सपेरिमेंट करता है। तुम लोग कभी देखना कि जापान का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि जापान उस टाइम इंपीरियल पावर था, ठीक है, तो उसने क्या किया था, चूंकि वो मंचूरिया की जितनी भी मिलिट्री थी वो सारा ही प्रिजनर ऑफ वार है, मतलब वार में हारे हुए सिपाही थे वो, ठीक है ना। तो जापान ने क्या किया था? उनपे ही एक्सपेरिमेंट किया था, ये लोग तो बेकार लोग हैं, चलो इनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करो। बहुत डेंजर एक्सपेरिमेंट किया था, हाथ पैर काट कर, ठीक है। तो तो इन्होंने इसलिए बोले कि अब तो वो जेल में, अब तो वो जंग में हार गए ना, अब इनका कोई मतलब नहीं है, जब ये जंग हार गए तो ये स्लेब बन गया। तो इस तरह से स्लेब दो तरह के होते हैं। बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं? ये वाला स्लेवरी वाला सिस्टम समझ में आया? समझ आ गया सबको? कोई नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है। बाकी से क्वेश्चन आया हुआ तो तुम लोगों में कराऊंगी तो कर ही लोगी। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारा ये वाला, कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो गवर्नमेंट है ना वो पॉलिटी है, ठीक है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? बोलो ये मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है और ये गोल्डन मीन। तो बोल रहा है कि सबसे खराब डेमोक्रेसी है। बोला क्यों डेमोक्रेसी खराब है? एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, लोग मासेस को क्या करता है, कुछ कुछ ताकत का लालच देता है, ठीक है, कुछ वेल्थ का लालच देगा, लालच देकर उसको मैनिपुलेट करेगा डेमोग्यू के जरिया। डेमोक्रेसी को डेमोग्यू बोल रहा, बोले डेमोग्यू के जरिया क्या करेगा? लोगों को मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, मासेस को मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला बात? अभी मैं और नीचे पढ़ाती हूँ, रुक जाओ। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गोल्डन मीन, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो पॉलिटी बोल रहा है तो पॉलिटी दो चीज से मिलकर बना है। पॉलिटी को गोल्डन मीन से बना है, मतलब गोल्डन मीन बेस्ट है, गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, ठीक है ना, यानी मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी। लेकिन सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला एरिस्टोटल? डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोगी है, ठीक है। अब यहाँ पे
एरिस्टोटल क्या करता है, गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन करता है। बोल रहा एक होता है तुम्हारा परवेटेड फॉर्म, परवेटेड फॉर्म मतलब सबसे खराब, सेल्फिश। एक होता है ठीक, नॉर्मल एंड राइट। तो बोल रहा है कि जब जब जहाँ पे नॉर्मल है, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है, जो अच्छा वाला है, यहाँ पे अगर मोनार्की आती है, ठीक है, मोनार्की में क्या होता है, एक ही गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो बोला मोनार्की है, ठीक है ना, तो मोनार्की चेंज होके बन सकती है टायरेनी। क्यों? मोनार्की में तुम क्या बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी सिस्टम। मोनार्की का मतलब क्या होता है, बोलो, किसी को पता है? राजा का शासन। हाँ, हेरिडिटरी सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखो भाई कि ये तो ठीक है, यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन ये एक दिन चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, परवेटेड फॉर्म। तो मोनार्की का परवेटेड फॉर्म क्या है, ट्रैनी। क्योंकि हो सके कोई दिन ये तुम्हारा ट्रैनी में कन्वर्ट हो जाए, है ना, ट्रैनी में कन्वर्ट हो जाए। फिर बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। फिर अच्छे, जहाँ पे कुछ लोगों के गवर्नमेंट होती है, देखो यहाँ पे एक लोगों का गवर्नमेंट है, एक लोगों का गवर्नमेंट मतलब क्या, अब इसमें तुम चलिए सर का स्टोरी बताओ। तो मैं क्या बोलती हूँ कि ऐसे हेरिडिटी सिस्टम स्टार्ट होता है कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, उसका बेटा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब। ऐसे ही चल रहा है, इसको हेरिडिटी सिस्टम बोलेंगे। तो सब जगह एक ही आदमी रूल करे, या तो बाबर या तो हुमायूं, इस तरह से। क्योंकि मेरा हिस्ट्री वेस्ट बंगाल में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम दोगी ना, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, तो इस वजह से मुझे ये वाला बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हेरिडिटी सिस्टम बोलेंगे, हर जगह एक ही राजा मिलेगा। तो बोला जहाँ पे एक राजा, जहाँ पे एक पर्सन रूल कर रहा तो उसको मोनार्की बोलेंगे, लेकिन जब ये मोनार्की कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत ही प्राइवेट यानी करप्ट हो जाएगा, या रॉन्ग हो जाएगा, या परवेटेड हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा वो वाला फेस, तो ये ट्रैनी बन जाएगा। जब मोनार्की सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, परवेटेड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ट्रैनी। एरिस्टोक्रेसी बोल रहा है कि जहाँ पे कुछ लोगों की गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे व्यू पीपल ऑफ लोग जो है गवर्न करते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि रूल बाय स्मॉल ग्रुप। व्यू का मतलब होता है रूल्ड बाय स्मॉल ग्रुप, जहाँ पे कुछ लोगों के जरिए, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे कुछ लोगों के, जहाँ पे कुछ स्मॉल ग्रुप क्या करती है, रूल करती है, तो उसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब व्यू पीपल ऑफ रूल, व्यू पीपल ऑफ रूल, इसको व्यू पीपल ऑफ रूल बोल सकते हो, व्यू पीपल, ठीक है। लेकिन ये जब सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये ओलिगार्की बन जाएगा, ठीक है, ओलिगार्की। लेकिन देखो ये सब ठीक है, मोनार्की ठीक है, लेकिन सड़ की क्या बन जाएगी, ट्रैनी। एरिस्टोक्रेसी के बाद ठीक है, तो ये भी उसके बाद ये जब सड़ेगी तो ओलिगार्की बन जाएगी। लेकिन सबसे अच्छा, एरिस्टोटल बोल रहा है कि ये तीनों में सबसे अच्छा कौन है, पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी को बोलते हैं, इसमें मिडिल क्लास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है, ठीक है ना। लेकिन जब ये सड़ेगी तो क्या बन जाएगी, जब ये चेंज होगी तो ये डेमोक्रेसी बन जाएगी, और जब ये डेमोक्रेसी बन जाएगी ना, तो सबसे खराब है। तो यहाँ पे तुम देखो, एरिस्टोटल सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोल रहा है, पॉलिटी को, है ना। एरिस्टोटल सबसे परवेटेड फॉर्म या सबसे वर्स्ट फॉर्म किसको बोल रहा है, डेमोक्रेसी। कंक्लूजन क्या निकला, लास्ट वाला, सबसे अच्छा जहां पे मेनी रूल गवर्नमेंट करेगा तो ये तो पॉलिटी है, लेकिन जहां पे मेनी रूल गवर्नमेंट करेगा डेमोक्रेसी, ये मेरे लिए खराब है। एरिस्टोटल नफरत करता है डेमोक्रेसी से, क्योंकि सिकरात का जान इसी से, डेमोक्रेसी की वजह से ही गया था। एरिस्टोटल बोलता भी है कि मैं वो नहीं होने दूंगा जो प्लेटो के टीचर के साथ हुआ। जैसे प्लेटो का टीचर कौन था, सकरात, नहीं सॉरी, देखो, हाँ, तो वो बोलता है कि जो सकरात के साथ हुआ वो मैं नहीं होने दूंगी, एरिस्टोटल बोलता है। ये वाला स्टोरी समझ में आया, क्लासिफिकेशन और फॉर्म। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम बताओ, और सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम बताओ, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है। एरिस्टोटल एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको बोला था मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये एज ए रेजोल्यूशन टू द प्रिविलेंट इनस्टेबिलिटी स्टैब्लिश ए लास्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द ग्रीक सिटी स्टेट। ये मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए दे रहा है, ये एक सोल्यूशन है ग्रीक सिटी स्टेट में, जहां पे तुम्हारा इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, इनस्टेबिलिटी को रोकने का एक सोल्यूशन है।
ठीक है। मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन बोला दो चीज से मिलके बना, अगर डेमोक्रेसी और ओलिगार्की को मिला दोगी तो वो पॉलिटी बन जाए, ठीक है। तो ये मिक्स गवर्नमेंट का नाम है। इन्होंने बोला कि पॉलिटी जो है ये मिडिल क्लास का रूल है। मिडिल क्लास जो रोल ऑफ मिडिल क्लास इज द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तुम देखो ना, अभी इंडिया में जैसा गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, वो कोई जमाना में चाय बेचने वाले थे, तो क्या इंडिया में मैं क्या बोल सकती हूँ, मिडिल क्लास भी नहीं, एकदम लोअर क्लास का रूल है। तो पॉलिटी को यही बोला गया कि पॉलिटी पे जब कोई रूल करने के लिए आता है ना, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। तुम देखी होगी ममता बनर्जी का, तुम बैकग्राउंड पढ़ो जाकर, सुनते वो कोई कॉलेज की यूनियन थी पहले, ठीक है ना, अपने जमाने में, तो मिडिल क्लास थी वो। तो बोला कि पॉलिटी के सबसे अच्छी खास बात, पॉलिटी क्यों बेस्ड है, क्योंकि वहां पे जो रूल करता है वो तुम्हारा मिडिल क्लास रूल करते हैं। लेकिन मोनार्की हो गया या फिर और भी कोई सिस्टम होता है, वहां पे मोनार्की में राजा ही राजा रूल करेगा, है ना। लेकिन पॉलिटी में ऐसा कोई बात नहीं है, पॉलिटी में मिडिल क्लास भी आ सकते हैं, इसलिए वो बेस्ट है। और इन्होंने बोला कि पॉलिटी गोल्डन मीन है। गोल्डन मीन का मतलब मैं समझा रही हूँ। इन्होंने अपना बुक लिखा था निकोमेकन एथिक्स। इस बुक में ये गोल्डन मीन को एक्सप्लेन करती है। ये बोलते गोल्डन मीन पता है, मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ। गोल्डन मीन बताती है, ना तो तुम बहुत रिच के पास जाओ और ना तो बहुत तुम पुअर के पास जाओ, ना तो तुम लास्ट के पास जाओ, ना तो तुम सॉरी ना तो तुम स्टार्टिंग के पास जाओ, ना तो तुम एक्सट्रीम्स के पास जाओ, बल्कि तुम किसके पास जाओगे, तुम मिडिल वाले पाथ पे जाओ, मिडिल वाला। तो वही इन्होंने मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बात बोला कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ना तो तुम्हारा बहुत ही खराब है, ना ही बहुत अच्छा, बीच का है। मिडिल क्लास में मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी में क्या होगा, ना तो तुम्हारा रिच पीपल आके तुम्हारा रूल करेगा, क्योंकि रिच पीपल जब रूल करेगा तो अपने बारे में सोचेगा, और जब पुअर पीपल रूल करेगा तो ये चला नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छा जो मिडिल क्लास के रूल है ना, जो मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास में क्या होता है कि रिच के इमोशंस को भी समझेंगे और पुअर के भी इमोशंस को समझेंगे। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट होगी ना पॉलिटिक्स मिडिल पास्ट वाली, तो ये ज्यादा होगा। और ये बहुत अच्छा होगा, ये बेस्ट प्रैक्टिस होगा किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए। सुनो, जब गवर्नमेंट अच्छे से रन हो जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, यही तो है गोल्डन मीन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है गोल्डन मीन किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया। किस बुक में दिया, निकोमेकन एथिक्स में दिया। ये एक्सप्लेन करते हैं कि गोल्डन मीन मतलब मिडिल पार्ट। जैसे देख लो यहाँ पे मैं पिक्चर में भी लिखा हुआ है कि ना रिच चलेगा ना पुअर चलेगा, कौन चलेगा, मिडिल क्लास चलेगा। Polity is a later characteristic is a canon of the mixed constitution typified by the rule of the middle class, the middle group of citizens, a moderately wealthy class between rich and poor। बोला कि यहाँ पे मॉडरेट मिलेगा तुमको, मॉडरेट वेल्थी मिलेगा ना, बहुत ज्यादा अमीर नहीं मिलेगा, मॉडरेटली वेल्दी मिलेगा, ना बहुत ज्यादा अमीर ना बहुत ज्यादा गरीब, मतलब तुमको यहाँ पे मिडिल क्लास का ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए एरिस्टोटल बोलते हैं कि बेस्ट फॉर्म कौन है, तुम्हारा पॉलिटी है, और सबसे खराब जो फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है। सिटीजनशिप के बारे में मैं बता दी हूँ, ठीक है, तो ये वाला हटा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। एरिस्टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया जॉन रॉस और वहां पे रहा एरिस्टोटल, और तुमसे पूछा कि हु इंट्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, बताओ। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दी, ठीक है। एरिस्टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रिलेटेड टू द फेयर allocation of resources, honors, award within a community। सुनो, मैं ये वाला हमेशा स्टोरी सुनाती हूँ अपने आप ही की बेटी से, चलो मैं सुनाती हूँ, तुम लोग अपनी समझ में आ जाएगा। जैसे मेरी आप ही की बेटी, वैसे तो अभी 3 है, मैं 2 ही की स्टोरी सुना रही हूँ। आरती मेरे घर आती थी ना, तो वो देखती थी कि मेरी आप ही की एक बेटी साइंस लेके पढ़ती है और बड़ी वाली बेटी आर्ट्स लेके पढ़ी है। तो मैं खड़ी से सुना रही हूँ, समझे। मतलब मेरी बड़ी सिस्टर है, ठीक है ना, मेरी सिस्टर की 2 डॉटर है, एक जो आर्ट्स लेके पढ़ती है और एक है जो तुम्हारा साइंस लेके पढ़ती है, ठीक है। तो
जब मेरी सिस्टर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो आर्ट्स वालों को देगी बहुत कम, 500 देगी, लेकिन जो साइंस वाला है उसको 2000 देगी। क्यों? क्योंकि देगी क्योंकि इसका फी ज्यादा लगेगा, मतलब इसको 2000 से भी ज्यादा। अगर ये चार जगह ट्यूशन कर रही है तो इसको 4000 देगी, है ना। और ये इसको 500 ही देगी क्योंकि ये एक जगह ट्यूशन करती है, मंथली 500। ठीक है, तुम देख रही हो यहाँ पे किस बेसिस पे मेरी आपकी मतलब मेरी सिस्टर किस बेसिस पे पैसा अलोकेट कर रही है, मेरिट के बेस पे, है ना। क्योंकि ये तुम्हारा साइंस लेकर है तो इसलिए इसको क्या दिया जा रहा है, 4000। क्यों? क्योंकि ये 4 जगह ट्यूशन करती है, तो 4 जगह ट्यूशन करती है तो हर ट्यूशन में 1000 1000 1000 1000 देना होगा। लेकिन चूंकि ये आर्ट्स की स्टूडेंट है और ये सिर्फ एक जगह ट्यूशन करती है तो इसको सिर्फ 500 दे रही है। तो ये मेरिट के बेस पे मेरी सिस्टर पैसा दे रही है। ठीक है, उसी तरह एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि सोसाइटी में अगर आपको जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो आप देखिए सोसाइटी में किसको ज्यादा देना चाहिए। मतलब अगर सोसाइटी में कोई ऐसा पर्सन है, मान लो कि कोई तुम्हारा सोसाइटी में फिलोसफर है, ठीक है, और इसने अपनी लाइफ में बहुत ही अचीवमेंट किया है, तो आपको जस्टिस कैसे बांटना है, जस्टिस बांटने के लिए आपको इनको क्या देना होगा, ऑनर देना होगा। यानी ऑनर का मतलब क्या, ऑनर कैसे देंगे, अवार्ड देना होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, मीट के बेस पे। और सोसाइटी में तुम्हारा कुछ पुअर लोग हैं, ठीक है, तो जो पुअर लोग हैं ना, उनको आप सिर्फ खाना पीना कहीं तक दीजिए। गवर्नमेंट को बोल रहा है कि जो फिलोसफर है, जो किसी चीज को अचीव किया है, तो आप उसको ऑनर दीजिए, अवार्ड दीजिए। लेकिन जो पुअर लोग हैं ना, उनको क्या कीजिए, फ्री का चावल दे दीजिए, ठीक है, फ्री का आटा दे दीजिए, ये दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो पुअर है, वो उतना ही उनके मिनट के बेस पे दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से सोसाइटी में कोई बेनिफिट नहीं हुआ है ना। इन लोगों की वजह से सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि नाम हो रहा ना कि ये फिलोसफर है हमारे सोसाइटी का, तो मिनट के बेस पे दीजिए, कौन कितना डिजर्व कर, है ना। उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलेंगे। मतलब ये बोले कि फेयर ऑलिक्वेशन ऑफ रिसोर्स, ऑनर के बेस पर, आवाज के बेस पर कम्युनिटी के अंदर जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एरिस्टोटल ये बात बोलते हैं अपने निकोमेकियन एथिक्स में, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस कब होगी, जब आप मेरिट के बेस पर जस्टिस बांटोगे। नीड पोर्शन, मतलब किसको कितना नीड है उसके बेस पे आप जस्टिस दो। ठीक है, जैसे मैं अपने आप ही एग्जाम, यहाँ पे जो साइंस मेरी आप की जो साइंस की जो बेटी साइंस लेके पढ़ रही है, मेरी आप की 2 बेटी साइंस लेके पढ़ती है, तो उन लोगों को मेरे आप को ज्यादा देगी क्योंकि उनको नीड ज्यादा है। इनको अगर 500 देगी तो नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन इसको देगी तो चल जाएगा। पहली वाली बेटी को देगी तो चल जाएगा, लेकिन इन दोनों को देगी तो नहीं चलेगा। उसी तरह सोसाइटी में अगर गरीब आदमी को आप आटा चावल दे दोगे तो चलेगा, ठीक है ना। उनका मेरिट वही है, उनका क्वालिटी क्या है कि वो गरीब है, उनको अगर आटा चावल दे दोगे तो खा लेगा, ठीक है ना। उनको पोर्शन के अकॉर्डिंग दे दो, उनको जितना नीड है दे दो, वही में खुश हो जाए। गरीब आदमी के लिए क्या है, गरीब आदमी के लिए अगर तुम एक टाइम का खाना दे दोगी ना तो खुश हो जाएगा। गरीब आदमी लोग खुश क्या होते हैं, चावल दे दो, बहुत खुश बेचारे लोग हो जाते हैं, मुझे चावल मेरा फ्री का, है ना। लेकिन तुम अगर अमीर आदमी को तुम चावल दोगे तो भगा देगा, हम क्यों लेंगे चावल, लेकिन तुम अवार्ड दोगे तो खुशी खुशी ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी में जस्टिस बांटो, जिसको जितना नीड है उसको इतना तो मेरिट के बेस पर देखो कि इसके अंदर क्या मेरिट है, उसके बेस पे तुम जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जस्टिस की बहुत सारी टैप है, ठीक है। जब मैं तुम लोग को इंडियन पॉलिटिकल ये पढ़ाऊंगी, क्या नाम है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाऊंगी, तो वहां पे मैं एरिस्टोटल का जस्टिस का टैप भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं टैप नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारा वेस्टर्न में पढ़ा रही हूँ ना, तो मेन चीज पढ़ा दी जहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन पूरा एक्सप्लेन मैं वही करूंगी जहां पे टॉपिक है जस्टिस, ठीक है। हो गया, ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का स्टोरी समझ में आ गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मेरिट के बेस पे जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कौन बोलता है, एरिस्टोटल। नीड के बेस पर जस्टिस कौन बोला डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एरिस्टोटल। पोर्शन के बेस पर जस्टिस बांटने के लिए कौन बोल रहा, एरिस्टोटल। ऑनर अवार्ड के बेस पर जस्टिस बांटने के बाद कौन बोल रहा, एरिस्टोटल। ठीक है, ठीक है, ये स्टोरी समझ में आया कि नहीं बताओ पहले, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा नहीं ना, ठीक है चलो। अब आएगा थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी दी हूँ कि एरिस्टोटल ने ही
बोला था कि पोर्शंस और मेरिट के बेस पर जस्टिस को देना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। देखो भाई, अभी हम लोग प्लेटो पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि प्लेटो ने क्या दिया था। प्लेटो ने दिया था थ्योरी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कि एरिस्टोटल क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है प्लेटो की जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ लेबर क्लास रख सकते हैं, ये प्लेटो बोलता है। एरिस्टोटल इस चीज को क्रिटिसाइज करता है। एरिस्टोटल बोलता है कि भाई प्रॉपर्टी इज ए क्रूशियल एज इट प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तुमको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास पैसा है। सुनो, एक इंसान कितना भी तकलीफ, देखो ये बात तो, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, इंसान का 50% खुशी उसका पैसा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छी लाइफ मुझे मिले, मुझे मुझे सेटिस्फेक्शन लाइफ मिले। लेकिन सेटिस्फेक्शन लाइफ तुमको किससे मिलेगी, तुम्हारा वेल्थ से मिलेगी। ठीक है, तो एरिस्टोटल बोले कि, प्लेटो ने बोला कि प्रॉपर्टी यानी पैसा सिर्फ कौन रख सकता है, तो तुम्हारा लेबर क्लास ही रख सकता है, और मिलिट्री और किंग जो है वो लोग नहीं रख सकते हैं। तो बोले भाई ये जो आपका बात है ना बिल्कुल गलत है। प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड, घर को चलाने के लिए, घरेलू जिंदगी के लिए, घरेलू लाइफ के लिए प्रॉपर्टी तो पार्ट है। पार्ट ऑफ द एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज द पार्ट ऑफ द मैनेजिंग द हाउस होल्ड। तुम घर के हर एक चीज को चलाने के लिए, ठीक है, तुमको प्रॉपर्टी को एक्वायर करना ही होगा। फॉर नो मैन लाइफ वेल, कोई भी इंसान अच्छा, प्रॉपर्टी के बिना कोई इंसान अच्छा जिंदगी गुजार ही नहीं सकता है। देखो, जिसको जितना नीड है, मतलब देखो, तुम देखो ना, तुम लोग प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हो, या मैं प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हूँ। ये बात तो हम लोगों का है कि हम लोग का एक ड्रीम है, क्योंकि हम लोग अच्छा स्टेटस चाहते हैं, लेकिन साथ में तुम्हारा ये भी होगा कि मुझे पैसा भी मिले, अच्छा खासा सैलरी मिले, 90,000 80,000 सैलरी मिले, ये भी माइंड में चल रहा हो। अब तुमको कोई ये बोल देगा कि भाई तुम प्रोफेसर बनो लेकिन तुमको एक मंथ भी सैलरी नहीं मिलेगा, तुम करोगी नहीं। बोला जाएगा ये बात कि ठीक है तुम प्रोफेसर बनो, ठीक है, मैं तुमको जेएनयू का प्रोफेसर बना देती, तुमको स्टेटस मिलेगा, तुमको नाम मिलेगा, लेकिन तुमको 1 रुपया भी मंथली नहीं मिलेगी। तुमको मन ही नहीं करेगा पढ़ाने का, नहीं बाबा ये क्या, मेरा तो पूरा मेहनत लग रहा, लेकिन ये तो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, पैसा के इंसान का जिंदगी ही नहीं होगा अच्छा। इंडेड लाइफ एट ऑल अनलेस ही इज प्रोवाइडेड विद द नेसेसरीज। जितने भी लाइफ की जरूरी ना जरूरी चीज वो प्रोवाइड करती है पैसा, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जरूरत है भाई, एरिस्टोटल को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, 4 कॉज एक बार देख लो, बाकी खत पे कंप्लीट हो जाएगा, टू कंप्लीट, एरिस्टोटल कंप्लीट, सॉरी। हर इंसान का लाइफ का पर्पस होता आने का। ठीक है, बोले कि कुछ अगर तुम कुछ स्टैचू को भी देखोगे ना, तो उस स्टैचू का भी बनने का कुछ पर्पस होता है। तो जो तुम्हारा टेबल बनता है, जैसे टेबल बनाती हो, टेबल होता है घर में सबका होगा, किसी किसी के घर में होता नहीं होता। टेबल होता है, टी टेबल होता है, या फिर डाइनिंग टेबल होता है, तो ये डाइनिंग टेबल भी बनने का कुछ पर्पज है। ठीक है ना, पर्पज होता है। अच्छा, ये एग्जाम में कैसे आता है, ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 1 में भी आया हुआ 2-3 बार, और पेपर 2 में भी आता है। एक तो तुम्हारा या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, या तो तुमको पूछेगा कि मैचिंग करो। ठीक है ना, इसका फीचर से मैचिंग करो, आया हुआ क्वेश्चन है। बोला कि एरिस्टोटल बोला कि 4 कॉज होता है, मटेरियल कॉज होता है, फॉर्म कॉज होता है, फॉर्मल कॉज होता है, एल छूट गया, एफिशिएंट कॉज होता है, एंड फाइनल कॉज होता है। ठीक है, तो बोला जो मटेरियल कॉज होता है, जैसे तुमको क्या बनाना है, तुमको टेबल बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये जैसे टेबल बन रहा, तो टेबल बनाने के लिए किसी भी इंसान को पहले इसमें क्या लाना पड़ेगा, मटेरियल कॉज, मटेरियल चीज लाना पड़ेगा। मटेरियल क्या, तुमको पहले जाके वुड लाना पड़ेगा टेबल बनाने के लिए, जो भी मटेरियल यूज होगा, जो भी टेबल में जो भी मटेरियल लगेगा, है ना, जो भी, तो जो तुम लकड़ी ला रही हो क्या, मटेरियल कॉज। जो मैं लकड़ी जाके ला रही हूँ, जो टेबल बना रहा, तो टेबल बनाने के लिए मुझे वुड की जरूरत है, तो जो मैं वुड ला रही हूँ ना, वो मटेरियल कॉज है। ये वुड क्यों आ रहा, ये वुड का, ये ये जो मैं वुड ला रही हूँ, तो ये वुड आने का वजह क्या है, मटेरियल कॉज, क्योंकि मुझे बनाने के लिए पहले मटेरियल चाहिए।
लैपटॉप को बनाने के लिए, मेरे लैपटॉप है तो लैपटॉप को बनाने के लिए मुझे पहले उसका मटेरियल चाहिए, तब तो मैं लैपटॉप को पूरा शेप दे पाऊंगी। तो उसी तरह मुझे टेबल बनाने के लिए मुझे उसका पहला चीज लाएंगे, उसका मटेरियल जो उसमें यूज होता है। ठीक है, तो जो मैं वुड ला रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी कि ये क्यों आई है दुनिया में, इसका वजह क्या आने का, मटेरियल कॉज। इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैटर के तौर पे यूज कर रहे हैं, है ना। लकड़ी को मैं टेबल बनाने के लिए किस टाइप पे यूज कर रही हूँ, मैटर के तौर पर यूज कर रही हूँ ना, एज ए मैटर यूज कर रही हूँ, है ना। तो ये जो वुड है इसका आने का वजह क्या है, इसका आने का वजह ये है मटेरियल कॉज, क्योंकि हम इसको एज ए मैटर यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया पहला वाला फीचर। सब्सटेंस है ये, है ना। समथिंग इज मेड फ्रॉम, हमको कुछ बनाना है, मटेरियल कॉज से कुछ बनाना है, तो मैंने लकड़ी लाया, और वो लकड़ी आने का वजह क्या है, मैं इसको क्यों लाई, क्योंकि ये मेरे लिए मैटर का काम करेगा, है ना, मटेरियल कॉज ही पहला। फिर मैं सोचूंगी कि मैं किस टाइप का टेबल बनाऊं, अब मेरे माइंड में ये बात होगा। तो जब मैं सोच रही हूँ कि मैं सर्किल वाला टेबल बनाऊं या मैं स्क्वायर वाला टेबल बनाऊं, तो जो मैं ये जो मैं माइंड में मेरे ये बात चल रहा है ना, तो ये फॉर्मल कॉज वाला काम कर रहा है। ये क्या कर रहा, फॉर्मल कॉज कर रहा है। दिस रेफर व्हाट गिव द मैटर इज फॉर्म, मतलब जो मैं मैटर ली हूं, इस मैटर को किस फॉर्म में दूं, क्या सर्किल फॉर्म में दूं। जो मैंने लकड़ी लाया, और ये लकड़ी मेरे लिए क्या काम कर रही है, वुड क्या काम कर रही है, मेरे लिए मटेरियल कॉज कर रही है। अब मैं इस मटेरियल जो मैं इसको लाई हूं, तो मुझे इसको कुछ फॉर्म तो भी देना पड़ेगा ना, मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। चाहे तो मैं इसको सर्किल फॉर्म दे दूं, चाहे तो मैं इसको इस तरह का फॉर्म दे दूं, स्क्वायर वाला दे दूं, है ना। तो मैंने सोच लिया कि जो जो मैंने मैटर लाया, मुझे इसको फॉर्म देना पड़ेगा, उसको एक स्ट्रक्चर, उसको एक शेप देना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं शेप दे रही हूँ, तो रीजन क्या है, फॉर्मल कॉज, है ना, यानी फॉर्म दे रही हूँ उसको, है ना, एक फेस दे रही हूँ। अब जब मैं टेबल बनाऊंगी, तो टेबल बनाने के लिए मुझे उसका कुछ एफिशिएंट कॉज चाहिए। एफिशिएंट मतलब क्या, जैसे मुझे पूरा प्रॉपर बनाने के लिए, तो पहले तो मैंने लाया, तो मैटर था, मटेरियल कॉस्ट। फिर मैंने इसको क्या किया कि मैंने अपने माइंड में सोचा कि मैं सर्कल टाइप का बनाऊंगी, तो मैंने क्या दिया, फॉर्म दिया। अब जब मैंने फॉर्म दे दिया, तो मुझे बनाने के लिए, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, है ना, अब उसको पक्का बनाने के लिए, नहीं एफिशिएंट बनाने के लिए, उसमें क्या क्या चीज यूज होगा, ऐसा सर्कल बनाने के लिए मुझे वो चीज लाना होगा, ठीक है ना। रीजन बिहाइंड द समथिंग एग्जिस्टिंग, द मूव आर द कॉज द थिंग टू बी हैपन, फॉर एग्जाम्पल टूल्स, टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक, जैसे किल यूज होता है क्या, टेबल बनाने में जिस जिस चीज को, मेरे टेबल को कंप्लीट करने में जो जो चीज रोल करेगा, मैं वो सारा चीज को लाऊंगी मेरे टेबल को एफिशिएंट बनाने के लिए। क्योंकि अभी तो मैंने मैटर लाया, उसके बाद मैंने अपने माइंड में फॉर्म को सोचा, अब मुझे बनाना भी पड़ेगा, एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, है ना, मुझे बना के दिखाना भी पड़ेगा। मुझे बना के दिखाने के लिए उसमें क्या क्या चीज यूज होगा, अब तो वो लाना पड़ेगा मुझे। जैसे तुम्हारा हैमर लाना पड़ेगा, है ना, नेल लाना पड़ेगा, ये सब चीज तो मुझे लाना ही पड़ेगा। जब मेरा टेबल आ गया, जब मेरे टेबल बन गया, तो अब मैं ये टेबल बनने के बाद, जब मैंने टेबल बन गया, है ना, क्योंकि अब मैंने क्या किया, एफिशिएंट कौन दे दिया, तो मेरा टेबल बन गया। अब ये टेबल का काम क्या है, ये टेबल का आने का पर्पस क्या, थियोलॉस का मतलब होता है पर्पस, ठीक है ना। टेलॉस का मतलब होता है पर्पस या कॉज। तो फाइनल कॉज क्या है, ये टेबल का आने का वजह क्या है, इसका फाइनल पर्पस क्या है, इसका फाइनल पर्पस है इसको यूज करना है डाइनिंग के लिए, डाइनिंग टेबल है ये, ठीक है। तो मटेरियल, फॉर्मर, एफिशिएंट एंड फाइनल कॉज, समझ में आया, किसी को भी नहीं समझ में आया बताओ। आगे अगर किसी को नहीं आया तो वो भी बोलो, ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। प्लेटो, प्लेटो जो है ये एथेंस में इनके बर्थ हुई थी। जैसे हम अभी पढ़े थे कि एरिस्टोटल जो था, ठीक है, तो एरिस्टोटल की एकेडमी का नाम क्या था, मुझे जल्दी से बता दो। लाइस, हाँ बिल्कुल तुमने सही बोली। तो उसी तरह प्लेटो के, हाँ सही बोली तुम, प्लेटो के एकेडमी का नाम है, सॉरी, प्लेटो ने एकेडमी, प्लेटो के स्कूल को बोला था एकेडमी, प्लेटो के स्कूल को बोलेंगे एकेडमी, ठीक है। अच्छा, डायलिटिकल मेथड यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन राइटिंग, जैसे हम लोग अगर पढ़ेंगे कि डायलिटिकल मेथड को सबसे पहले दिया था किसने, तो तुम लोग क्या बोले, आंसर बताओ तो। नहीं नहीं, बोलो आरसी, ये क्वेश्चन,
सेक्रोइट ने दिया था, बिल्कुल। हाँ, डायलिटिकल मेथड को सबसे पहले सैक्रोइट ने दिया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिर्फ बताया था, दे दिया था कि हाँ ऐसा मेथड होता है। लेकिन 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 इसको लिख कर किसने दिया था? सबसे पहले इसको फॉर्म में लिखा था किसने? देखो एक बार बता देता, प्लेटो। हाँ, तुम्हारा डायलिटिकल, ठीक है, इसको सबसे पहले दिया था सोक्रेट्स ने। फिर उसके बाद सोक्रेट का जो स्टूडेंट था, डिसिपल था, प्लेटो, इन्होंने दिया। इन्होंने जब दिया था ना इसको, तो रिटेन फॉर्म में दिया था। किसमें? रिटेन फॉर्म में। मतलब सबसे पहले लिख के बताया था, इन्होंने लिखा था, इन्होंने मुंह से बताया था, इन्होंने लिखा था। तो फर्स्ट टाइम राइटिंग, सबसे पहले राइटिंग में इन्होंने लिखा था। और किसने किसने दिया था? हेगेल ने भी दिया था डायलिटिकल मेथड, मार्क्सिस ने भी दिया था डायलिटिकल मेथड, कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये लोग सारे ही डायलिटिकल मेथड दिए हैं, ठीक है। और अगर जैसे तुम देखोगी कि मार्क्स ने किससे लिया था डायलिटिकल मेथड? तो हेगेल से लिया था। चाहिए तो तुम्हें पढ़ाऊंगा जब का। हाँ, अब प्लेटो किससे लेगा? जाहिर से पता है सोक्रेट से लेगा, है ना। हो गया। अब दूसरा इनका बुक देखो, बुक कौन कौन सा था? रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉ। लेकिन दो क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आता है लॉ से रिलेटेड, नॉक्टर्नल, देख लो, नॉक्टर्नल काउंसिल, ठीक है। नॉक्टर्नल काउंसिल का मेंशन कौन सा बुक में है? प्लेटो के कौन से बुक में नॉक्टर्नल काउंसिल के बारे में मेंशन है? तो वो है द लॉ। प्लेटो का कौन सा जो बुक है, प्लेटो के जितने भी बुक है ना वो डायलॉग के फॉर्म में लिखे। तो सबसे लॉन्गेस्ट डायलॉग कौन है? सबसे अच्छा, मैं वो वाला नहीं लिखी ना, अपोलॉजी वाला, मुझे एक बार देखने से तो लग रहा छूट गया है क्या वो। मैं उस दिन तुम लोगों को रिवीजन कराई थी, तो अपोलॉजी छोटा नहीं है दीदी, आप जहाँ उसी के नीचे देखिए। ओ है ना, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए नीचे, अकॉर्डिंग टू सबीन, उसके नीचे। हाँ हाँ है, ठीक है ठीक है। मेरे नोट से बांटा तो ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे प्लेटो का सबसे लॉन्गेस्ट डायलॉग कौन सा है? तो द लॉ, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, प्लेटो ने कौन से बुक में अपना जस्टिस को एक्सप्लेन किया है? द रिपब्लिक में, ठीक है। और एक चीज और, मुझे कहा नहीं, हाँ ये देखो, अपोलॉजी इज ए डायलॉग रिटेन बाय द प्लेटो, ठीक है। प्लेटो ने अपने कौन सा डायलॉग में, ठीक है ना, प्लेटो ने लिखा है, ठीक है। अपने आप को, अच्छा, अपना नाम कभी प्लेटो नहीं देता है। प्लेटो जब भी डायलॉग लिखता है ना, जैसे प्लेटो जस्टिस को भी डायलॉग के तौर पे एक्सप्लेन किया है, तो जब भी डायलॉग का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में बात करना, दो तीन लोगों को लेकर डिस्कस करना किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। अगर किसी टॉपिक को लेकर दो तीन लोगों के बीच में हम लोग जब डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग डायलॉग बोलते हैं। तो प्लेटो का जो ऐसा कौन सा डायलॉग है, ठीक है ना, जहाँ पे प्लेटो सिक्रेट्स होता है और वहां पे एक एक्यूजर्स होता है, जहाँ पे वो इल्जाम लगाने वाला होता है, ठीक है। तो ये अपोलॉजी में है, जहाँ पे अपोलॉजी का मतलब क्या होता है? माफी मांगना, है ना। तो एक एक्यूजर होगा और एक सिक्रेटरीज होगा, ठीक है ना। एक कैरेक्टर जो होगा सिक्रेटरी और एक कैरेक्टर होगा एक्यूजर, जिसके ऊपर इल्जाम लगा, ठीक है। तो ये कौन सा बुक में किया गया है? अपोलॉजी में किया गया, ठीक है। देखो जो जो बुक का मेन बात है वो देखो, ठीक है ना। जो मेन बात है एक बार यहाँ पे देखो, शुरू से बता रही हूँ। जस्टिस को किसमें एक्सप्लेन किया गया है? रिपब्लिक में। स्टेटमेंट द लॉ, लॉ में नॉक्टिक काउंसिल के बारे में मेंशन किया गया है, और लॉ जो है सबसे लॉन्गेस्ट डायलॉग है। प्लेटो जो है वो एक आइडियलिस्ट थिंकर है, ये तो हम लोग को पता है, क्योंकि ये फिलोसफर किंग के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि आइडियल स्टेट पे वही गवर्न करेगा जो विजडम होगा, जो फिलोसफर किंग होंगे, तो इसलिए इनको आइडियलिस्ट थिंकर बोलते हैं।
उसके बाद प्लेटो ने प्लेटो को ही जैसे प्लेटो क्या बोलता है, सभी बोलते हैं एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है ना, एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट क्या है तुम्हारा, पॉलिटी। तो वो प्लेटो के लिए सेकंड बेस्ट, क्योंकि प्लेटो पहले क्या बोल रहा कि मेरे लिए बेस्ट स्टेट वो होगा जहां पे फिलोसफर किंग होगा, लेकिन मेरे लिए सेकंड बेस्ट वो होगा जहां पॉलिटी होगा। तो पॉलिटी को पहला प्रायोरिटी कौन दे रहा है, एरिस्टोटल। तो यहाँ पे सभी वही बात बोल रहा है कि एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है, एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट क्या है, पॉलिटी है ना, क्योंकि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी को मान रहा है। लेकिन वही प्लेटो का सेकंड बेस्ट है, क्योंकि प्लेटो का पहला बेस्ट कौन सा है, देख लो, जहां पे फिलोसफर किंग होगा। प्लेटो का एम है कि वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता है, एक आइडियल स्टेट गवर्न बनाना चाहता है जहां पे विजडम गवर्नमेंट करे, फिलोसफर किंग गवर्नमेंट करे, मतलब ऐसा कि जो फिलोसफर हर चीज का नॉलेज, विजडम हो, वो रूल करे। ठीक है। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट में बेस्ट, प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है कि आइडियल स्टेट किस पे बेस्ड है, फिलोसफर किंग पे। जबकि एरिस्टोटल क्या बोलता है कि मेरे लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटी। तो यहाँ पे सभी वही बात बोल रहे हैं कि एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है वो प्लेटो का हमेशा सेकंड बेस्ट रहा है। ठीक है ना। फिर एक बुक है अपोलॉजी। तो अपोलॉजी का मतलब होता है माफीनामा। तो यहाँ पे प्लेटो ने लिखा है, यहाँ पे एक होता है सोक्रेटिस, जो प्लेटो अपने आप को एक्सप्लेन करता है, एक होता है इल्जाम लगाने वाला। ठीक है ना। दो कैरेक्टर होता है, एक होता है सोक्रेटिस, है ना, एक कौन होता है, सोक्रेटिस होता, सोक्रेट्स होता है, और दूसरा होता है तुम्हारा एक्यूजर, है ना, इल्जाम लगाने वाला। ठीक है। अगर तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा समझ में, मैं पार कर दूं। ठीक है। तो प्लीज बोलना तुम लोग कि हाँ नहीं समझ में आ रहा मुझे। आह, ठीक है, रुक जाओ। हाँ, ये भी डायलॉग के फॉर्म में है। चलो और भी बता, मतलब एक देखो क्या होता है कि एक इल्जाम लगाने वाला होता है, एक एक्यूजर्स होता है, ठीक है, और एक तुम्हारा सोक्रेट्स होगा। इन्हीं के बीच में, दोनों के बीच में डायलेक्ट चलेगा, इल्जाम लगाओगे। जैसे जस्टिस फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, जस्टिस भी तुम्हारा डायलेक्ट के फॉर्म में हुआ है। वो वाला बहुत लंबा है कि जब तुम लोग एग्जाम खत्म हो जाए तब मैं पढ़ाऊंगी। वो मैं आरसी को पढ़ाई थी, लंबा वाला, बहुत सारा लोग रहेंगे वहीं में, तुम्हारा डिबेट चलता है। ठीक है ना। तो उसी तरह अपोलॉजी में भी तुम्हारा डिबेट चलेगा। ठीक है। अपोलॉजी में भी सेक्रेटरीज होंगे और एक्यूजर्स होंगे और उनके बीच में डिबेट चलता है। ठीक है। बाकी तुम लोग को खुद याद करना है, दो कैरेक्टर याद करो, एक सेक्रेटरीज होते हैं और बहुत सारे एक्यूजर्स होते हैं। ठीक है। प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है और एल्गेरी ऑफ कैप इन्होंने दिया है, मैं भी पढ़ाऊंगी। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म भी दिया है और एल्गेरी ऑफ कैप भी दिया है। ठीक है। प्लेटो ने क्या दिया है, अच्छा कौन कौन ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, एल्गेरी ऑफ कैप, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बताओ इसका मतलब हाँ बता, किए। इसका मतलब पता है, करियर स्केप का मतलब है कि इंसान पहले जब पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो वो अंधेरा में रहता है, हाँ और जैसे ही एडुकेशन उसके लाइफ में आता है, पढ़ लिख लेता है, तो एक रोशनी आ जाता है उसकी लाइफ में। जैसे इंसान एक अंधेरे टनल के अंदर रहता है तो अंधेरा हाँ में रहता है, जब टनल से बाहर निकलता है तो उसको पूरी दुनिया रोशनी वाला दिखाई बिल्कुल, देता है। हाँ बिल्कुल आप सही बोली। कि जैसे वो वाला पिक्चर होगी, मूवी की चलाई, अच्छी नहीं लाई, मैं पहले पढ़ाई थी कि हाँ, मतलब वही को थ्योरी ऑफ फॉर्म भी बोला। ठीक है। मैं भी बता देती हूँ। बाकी देखो, एलिगेरी ऑफ कैप का मतलब क्या है कि जैसे कैफ के अंदर दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं बेड़ी के अंदर बने हुए, लेकिन जब वो बेड़ी खोलकर बाहर आते हैं ना तो उनको नॉलेज मिल जाता है जो आगे की भी दुनिया है, सूरज है ये। उसी तरह जब इंसान पढ़ता नहीं है, उसी तरह जब इंसान पढ़ता नहीं है तो वो जाहिल रहता है, लेकिन जैसे पढ़ लेता है तो उसको नॉलेज मिल जाता है, बिल्कुल एलिगेरी ऑफ कैप के जैसा। ठीक है। समझ में आ गया। और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो तुम लोगों ने, तुम्हें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म और एलिगेरी ऑफ कैप इन्होंने दिया था, और रिपब्लिक के बारे में बता दिया कि रिपब्लिक में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, जस्टिस को बोल के, जस्टिस वन क्लास, वन ड्यूटी, वन मैन, वन वर्क। तो मैं इसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एरिस्टोटल बोलते हैं कि मेरे जो आइडियल स्टेट होंगे, एरिस्टोटल बोलते हैं कि मेरे जो आइडियल स्टेट होंगे, मेरे आइडियल स्टेट में तीन तरह के लोग हैं। देखो सबसे पहले तो ये बोले कि मेरे आइडियल स्टेट के अंदर एक फिलोसफर, मेरे आइडियल स्टेट में गवर्न कौन करेगा, प्लेटो के जो आइडियल स्टेट होगा, इसको गवर्न कौन करेगा, नाम बताओ, गवर्न कौन करेगा बताओ, फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग।
और यहाँ पे लोग कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। यहाँ पे 3 टाइप के लोग होंगे। एक होंगे जो किंग, ठीक है। दूसरे जो लोग होंगे वैरियर, या तुम उसको ये बोल दो, क्या नाम है, सोल्जर बोल दो, वैरियर बोल दो, गार्जियन, जो भी बोलो, सोल्जर बोलो, सोल्जर बोलो, ठीक है। तीसरे जो लोग होंगे वो होंगे तुम्हारे आर्टिशियन या लेबर क्लास, या फार्मर या लेबर, जो भी। मेरे मेरे दिल्ली स्टेट में 3 तरह के लोग होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एक होंगे रूलर, जिसको अपर क्लास गार्जियन बोलेंगे। एक होंगे वॉरियर, वॉरियर को हम लोग एक्सिलरीज बोल सकते हैं, सोल्जर बोल सकते हैं। और तो आम पीपल, जनरल पीपल, जनरल पीपल में कौन कौन आ जाएंगे? आर्टिशियंस, फार्मर, लेबर, ठीक है। बोले ये जो 3 तरह के लोग हैं ना, ये जो 3 तरह के तुमको लोग दिख रहा है, 1 2 एंड 3, ठीक है। बोल रहा अच्छा होता टाइम पे आई। अच्छा, बोले ये जो 3 तरह के लोग होते हैं ना, इसमें 3 तरह के सोल भी होते हैं, ठीक है। बोले जो किंग है ना, किंग के अंदर जो तुमको सोल मिलेगा ना देखने के लिए, वो नॉलेज वाला सोल होगा, या तुम्हारा इसके अंदर रीजन होगा। ये सोल का नाम देख लो। जो किंग है इसके अंदर जो सोल है वो क्या है? नॉलेज या रीजन। लेकिन जो वॉरियर व सोल्जर है ना, उसके अंदर जो सोल होगा ना, जो रूह होगी ना, वो होगी स्पिरिट। इमोशंस हटा दो, स्पिरिट याद रखो, ठीक है। और जो आर्टिशियन, लेबर, फार्मर होगी, उनकी जो सोल होगी ना, वो एपेटाइट होगी। समझ में आ रहा? एपेटाइट। फिर बोले समझ में आ गया सोल। फिर क्या बोल रहे कि उसके अंदर वर्च्यू क्या होगी? उनके अंदर वर्च्यू किस किस की होगी? जैसे किंग के अंदर वर्च्यू क्या होगी, सोल्जर के अंदर वर्च्यू क्या होगी, और जो लेबर आर्टिशियन है उसके अंदर वर्च्यू क्या होगी, ये सब बात बोल रहे हैं। तो बोल रहे कि जो किंग है उसके अंदर जो वर्च्यू होगी विजडम। इसके अंदर क्या क्वालिटी होगी? वर्च्यू की मतलब क्वालिटी। इसके अंदर विजडम होगी, नॉलेज भरा पड़ा होगा, ये ताकतवर होगा, करेज होगा, ब्रेव होगा सोल्जर। अपेटाइट जो होगा वो टेम्परेंस होगा, इसके अंदर कोई खास क्वालिटी नहीं, टेम्परेंस होगा सिर्फ, ठीक है। बोले चलो भाई मैंने तो क्वालिटी भी देख लिया, तो ये लोग बने होंगे किस चीज के, किस किस मेटल्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं, रुक जाओ, बोल रहे कि जो किंग है ना वो गोल्ड का बना हुआ होगा, देख लो। और जो सोल्जर होंगे ना, सोल्जर वो सिल्वर के बने होंगे। और जो तुम्हारा अपेटाइट या टेम्परेंस होंगे ना, वो आयरन या ब्रास के बने हुए होंगे, या तांबा है ना, ब्रास। समझ में आया? ये बात समझ में आया कि क्या बोल रहे कि मेरे आइडियल स्टेट में 3 तरह के लोग होंगे, रूलर, सोल्जर, जनरल पीपल यानी आर्टिशन एंड फार्मर। सोल होगी नॉलेज, स्पिरिट एंड अपेटाइट। वर्च्यू होगी इसके किंग के अंदर जो क्वालिटी होगी विजडम वाली। सोल्जर में करेज होगा या ब्रेव होगा, ये टेम्परेंस होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस में टेम्परेंस होता है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड से कौन बना हुआ है? तो किंग। सिल्वर से कौन बना हुआ है? तो तुम्हारा सोल्जर। लेकिन आयरन एंड ब्रास से कौन बना हुआ है? तो तुम्हारे जनरल पीपल। बोलो कुछ भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है यहाँ पे? कुछ भी किसी को भी बोलो, नहीं ना? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, बोलो। बाकी और भी बोलो, सिर्फ आरसी रिप्लाई कर रही है। हाँ जी। ठीक है, अब क्या बोला? अच्छा, एपिटेट मतलब क्या होता है? देखो एपेटाइट का कोई मतलब ऐसे नहीं दिया हुआ है। ये लोग क्या होते हैं, लोग कुछ आता नहीं है, मतलब एपेटाइट मतलब ये बोलेंगे कुछ नहीं आता है। जैसे स्पिरिट क्या मतलब, इनका रूह अच्छा होगा। सोल्जर जो बोल रहा ना, सोल्जर वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा ये है ना, वो कुछ नहीं है, मतलब एक तरीका से इसका मतलब वही होगा कि ये कुछ नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ एपेटाइट का मतलब एक तरीका से ये कुछ नहीं है, ये इनके अंदर कुछ गोल नहीं है, ये सिर्फ खाएंगे पिएंगे जिंदगी गुजारेंगे। जैसे इनको ये लोग क्या, ये लोग दौलत रख सकते हैं हम भी पर, क्योंकि इसके अंदर डिजायर है, इन लोगों के अंदर डिजायर होती है हर चीज की डिजायर मिलेगी तो, ठीक है। ये जैसे डिजायर, जैसे शादी करने की डिजायर,
खाना खाने की डिजायर, तुम्हारा रुको, दौलत रखने की डिजायर, तो ये लोग बेकार है। जिसके अंदर डिजायर होता है ना, वो लोग बेकार होते हैं, क्योंकि वो डिजायर के लिए गलत काम करते हैं। और गलत काम कौन कर लेगा? आर्टिशियन, फार्मर, लेबर। क्योंकि ये लोगों को तो स्टेट चलाने की जरूरत नहीं ना है, ये लोगों को स्टेट चलाने की जरूरत नहीं है। और इनके अंदर अगर डिजायर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक तरीके से तुम इसको डिजायर बोल सकती है। ऐसे पर्सन जिसके अंदर डिजायर है, अब ये डिजायर रखेंगे तो ये तो पर्सन अच्छा हुए नहीं, तभी स्टेट को चलाएंगे कैसे? जब ये अपने डिजायर रख रहे कि मुझे भी चाहिए, है ना, मुझे अमीर बनना है, मुझे वेल्थ रखना है, दौलत रखना है, मुझे अमीर बने, इस टाइप की जो डिजायर होगी, तो ये फिर अपने बारे में सोचेंगे। तो ये जो डिजायर वाले क्वालिटी है ना, मेरे आइडियल स्टेट में सिर्फ जनरल पीपल ही रख सकते हैं, क्योंकि जनरल पीपल को ना तो लोगों को प्रोटेक्शन देना है, ना कंट्री को चलाना है। ये लोग तो जनरल होते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो डिजायर ये लोग रख सकते हैं, ठीक है। इनको डिजायर रखने की पूरी ये है, मतलब तुम रखो, फ्री है। लेकिन स्प्रीट, तुम्हारा स्प्रीट होगा, सोल्जर को स्प्रीट होगा। सोल्जर के अंदर हर लोगों के लिए क्या होनी चाहिए? स्प्रीट, हर मोरलिटी, ये सब सोल्जर को रखना पड़ेगा, तभी तो तुम अपने कंट्री के लोगों के बारे में अच्छा सोच पाओगे, ठीक है। और किंग का काम है कि किंग का अंदर जो सोल होगा, हर वक्त नॉलेज नॉलेज नॉलेज, रीजन, थिंकिंग, हर बात को सोच समझ के बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही विजडम, अकलमंद होंगे किंग। ये ब्रेव होंगे, ब्रेव। ये टेम्परेंस होंगे, टेम्परेंस का मतलब क्या? जैसे कि तुम्हारा क्या बोला था कि वही खुद पे ही डिपेंड करना, बस लाइफ का कोई पर्पस नहीं, कोई ये नहीं है, अपना खाली ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं तो गुजार रहे हैं, मॉडरेट टाइप का जिंदगी, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है। मतलब वही ये लोग क्या होता है, ये लोग जो कॉमन लाइफ गुजारते हैं ना, टेम्परेंस वाले, वो होता है। जैसे डिजायर वाली लाइफ, बस खाए पिए जिंदगी गुजारे, ये को तो कॉमन पीपल है ना, तो इसलिए ये टेम्परेंस में आएंगे। अपटाइट, याद रखना, अपटाइट के मतलब ऐसे लोग जो डिजायर रखते हैं, मतलब इनको हर चीज को डिजायर चाहिए। शादी करने की डिजायर, वेल्थ रखने की डिजायर, बच्चों की डिजायर, चिल्ड्रन की डिजायर, हर चीज की डिजायर है, ठीक है। तो ये इन सब डिजायर के लिए कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, ठीक ना। इनके अंदर टेम्परेंस हो, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना, ये इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि ये बर्दाश्त करे, ये टेम्परेंस है। इनके अंदर क्वालिटी नहीं है कि हर चीज को टॉलरेट कर पाए, ठीक है ना। इसलिए इसको सबसे खराब आयरन और ब्रास से बनाया गया। लेकिन जो तुम्हारा वैरियर होता है, ये करेज है और सिल्वर है, तो ये लोग बहुत बहादुर और ब्रेव होते हैं, लोगों को बचाते हैं, और ये सिल्वर सिल्वर के बने होते हैं, ठीक है। अब बताओ, कुछ प्रॉब्लम है किसी को भी? नहीं ना, समझ में आ गया ना, आ जाओ। बोले कि ये जो तीनों लोग हैं ना, किंग, सोल्जर और तुम्हारा जनरल पीपल यानी आर्टिशियन, ये तीनों लोग को ना अपना अपना काम करना होगा। किंग का जो काम है वो काम करे, सोल्जर का जो काम है वो करे, और आर्टिशियन का जो काम है वो करे। मतलब वन क्लास, वन ड्यूटी, वन मैन, वन वर्क। जब इस तरह से सोसाइटी में काम हो रहा है कि किंग का काम है रीजन यूज करना, विजडम यूज करना, सोल्जर का काम है करेज दिखाना, आर्टिशियन का काम है डिजायर करना अपना, है ना। ये जिसका जो काम है वही करो। अगर जिसका जो काम है वही कर रहे हैं, यानी सोसाइटी में जस्टिस है ना। यानी सोसाइटी में क्या है? जस्टिस है। ये याद कर लेना, ये क्या बोलते हैं, जस्टिस का मतलब क्या है? वन क्लास, वन ड्यूटी, वन मैन, वन वर्क, ठीक है। बाकी ये भी एग्जाम में आता है कि एपेटाइट किसको बोला गया है, तो आर्टिशियंस को या फार्मर को। करेज किसको बोला गया, तो सोल्जर को। विजडम किसको बोला गया, प्लेटो के अकॉर्डिंग, तो किंग को। ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ। कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, अभी हम क्या बोले, एरिस्टोटल क्या बोलता है कि, सॉरी, प्लेटो क्या बोला कि मेरे आइडियलिस्ट में तीन तरह के लोग हैं। एक होंगे सोल, सबसे पहले किंग ही देती हूँ, एक होंगे किंग, ठीक है, एक होंगे सोल्जर, और एक होंगे जिसका नाम होगा आर्टिशियंस, या तुम्हारा लेबर बोल दो, या आम जनरल पीपल। ये लोग जो है, देख लो, किंग और सोल्जर, ठीक है, किंग और सोल्जर, उनको प्लेटो क्या बोलते हैं, गार्जियन क्लास। बोले ये लोग दोनों गार्जियन क्लास, ठीक है। तो भाई ये लोग ना प्राइवेट फैमिली और ना ही प्रॉपर्टी, इन लोगों के लिए खत्म है। मतलब
ना किंग ना सोल्जर, ना तो प्राइवेट फैमिली रख सकते हैं, ना तो मतलब वो लोग ना शादी कर सकते हैं और ना ही प्रॉपर्टी रख सकते हैं। मेन मेन चीज तो हटा ही दिया इन लोगों की लाइफ से। ठीक है, मेन मेन चीज जो होता है वो तो हटा ही दिया। इंसान का जिंदगी क्या था, फैमिली प्रॉपर्टी ये सब तो है ही नहीं है। बोले ना तो किंग फैमिली कर सकता है अपना, और फैमिली कब करेगा, शादी करेगा फैमिली करेगा, और ना ही प्रॉपर्टी रख सकता है। एबलिश कर दिया इन दोनों के लिए। रूलर और सोल्जर के लिए खत्म है क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ना तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, ना ही ये प्राइवेट फैमिली रख सकता है। ठीक है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा, बोला अगर किंग को हम दे दे कि तुम फैमिली बनाओ और तुम प्रॉपर्टी भी रखो, तो ये क्या करेगा, जब कोई डिसीजन लेने के लिए आएगा ना, तो ये फेवरेटिज्म नेपोटिज्म करेगा। ठीक है, तो हमको फेवरेटिज्म नेपोटिज्म को खत्म करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किंग और सोल्जर जो है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट फैमिली को नहीं रखेंगे, इनके लिए खत्म है। और जब इनके लिए खत्म है तो यही को बोलेंगे कम्युनिटी या कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। एग्जाम में पूछना था, कम्युनिज्म या कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी किसका है, तो किसका है भाई, प्लेटू का। समझ में आया ना, प्लेटू के आइडियलिस्टिक में तीन तरह के लोग हैं, सोल्जर, रूलर, सोल्जर, आर्टिशियंस, यानी कॉमन जनरल पीपल। लेकिन इन्होंने सोल्जर और रूलर्स के लिए क्या कर दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट फैमिली फैमिली को एबलिश कर दिया गया, और इसी को बोलते हैं कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्लेटू, तो तुम यही बात बोलना कि अकॉर्डिंग टू प्लेटू, प्लेटू बोलता है कि जो रूलर्स होंगे और जो सोल्जर्स होंगे वो ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं और ना ही प्राइवेट फैमिली रख सकते हैं, उनके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट फैमिली एबलिश कर दी गई है। इसी को बुलाता है प्लेटू का कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन कौन रख सकते हैं, रख कौन सकते हैं, तो जो आर्टिशियंस हैं, ठीक है, जो लेबर है वो रोक सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर डिजायर होती है, ये लोग अपने डिजायर को रोक नहीं सकते हैं। इनको डिजायर होती है कि मुझे अपनी फैमिली चाहिए, दौलत चाहिए, तो ये लोग रख सकते हैं। आर्टिशियंस, लेबर, ये लोग रख सकते हैं। फार्मर, ये लोग फैमिली भी रख सकते हैं, प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, बाकी सब चीजें रख सकते हैं। अच्छा, सोल्जर को भी इसलिए नहीं दे रहे कि अगर सोल्जर की फैमिली होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तो कभी कंट्री को बचाने की बात आई तो वो पहले अपने लोगों को बचाएंगे, ना कि सारे लोगों को। लेकिन जब फैमिली ही नहीं रहेगी, है ना, फैमिली ही नहीं रहेगी तो वो सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों के बारे में सोचेंगे। ये तो बहुत डेंजर बात है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी है, ये कहाँ से, प्लेटो ने कहाँ से ड्राइव किया था, तो स्पार्टा, स्पार्टा से ये एक्सपीरियंस प्लेटो ने ड्राइव किया था। ठीक है, इन्होंने बोला कि वर्चू की चार टाइप होती है प्लेटो, एक होती है विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। ठीक है, प्लेटो को फर्स्ट फैमिलीज बोलते हैं। ठीक है, प्लेटो का जो क्लासिफिकेशन होगा, ये तो पढ़ा दूंगा, हटा। अच्छा नहीं, ये आ जाओ। प्लेटो बोलता है, हाँ प्लेटो देख लो फेमिनिस्ट है। ठीक है, प्लेटो इंट्रोड्यूस करता है मिथ ऑफ मेटल्स, और मिथ ऑफ मेटल्स को इन्होंने बोला द नोबेल लाई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे कोई कि मिथ ऑफ मेटल्स किसका है, तुम लोग आंसर क्या होगा, प्लेटो। हाँ, और मिथ ऑफ मेटल्स को क्या बोलते हैं, नोबेल लाई। नोबेल लाई बोल रहे कि सोसाइटी में ठीक है ना, कुछ इलिट होते हैं। समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। प्लेटो बोल रहे हैं कि सोसाइटी में ना कुछ इलिट होते हैं, ठीक है ना, कुछ इलिट होते हैं जो झूठ बोलते हैं, और उस झूठ को क्या करते हैं, पूरा फैला देते हैं, प्रोपोगेट कर देते हैं, और उससे क्या होता है, सोसाइटी में एक सोशल लीडर बन जाता है। ठीक है, बोल रहे सोसाइटी में कुछ कुछ नोबेल, नोबेल का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा इंसान, है ना, तो सोसाइटी में कुछ नोबेल लाई बोला था, मतलब कुछ इलिट होंगे। इलिट का मतलब क्या, कुछ बड़े लोग, सोसाइटी कुछ बड़े लोग, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे सोसाइटी में कुछ कुछ लाई यानी कुछ झूठ को क्या करेंगे, प्रोपोगेट कर देंगे, फैला देंगे, प्रोपोगेट कर दिए, फैला दिए। अब जब ये फैलाया गया, ठीक है, तो ये एक सोशल ऑर्डर बन जाता है। तो इसी को बोलेंगे, ये कुछ नहीं है, ये जो सोशल ऑर्डर है ना, ये मिथ ऑफ मेटल्स है। ये कुछ नहीं है, ये क्या है भाई, मिथ ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये क्या है, मिथ ऑफ मेटल। प्लेटो बोलते हैं कि ये एक नोबेल लाई है,
मतलब एक पढ़े लिखे लोग जो इलिट लोग, वो लोग इनका झूठ है, एक फिक्शनल टेल कहानी है जिसको वो लोग क्या करते हैं, प्रोपोगेट कर देते हैं। एक स्टोरी होती है जो कि कुछ पे नहीं, झूठ पे बेस होती है, मिथ पे बेस होती है, वो क्या करते हैं, पूरा उसको प्रोपेगेट कर देते हैं, लोग उसको सोशल ऑर्डर समझ कर मानने लगते हैं। तो भाई ये कुछ नहीं है, ये क्या है, नॉबेल लाई है, या मिथ ऑफ मेटल्स। ठीक है, समझ में आएगी आगे? किसी को भी नहीं आ रहा तो बोलो कुछ, अगर तो प्लीज बोलना, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर तुम लोगों को अभी अभी मैं करा रही हूँ, क्योंकि अभी फिर उसके बाद पता नहीं टाइम मिले या ना मिले तुम्हारा ये रिवीजन करने का, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है ना। मुझे तो टाइम मिलेगा तो मैं तो करवा दूंगी, उससे कोई बात है नहीं, बट अगर ना मिले तो ये बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है? इसलिए मैं बोली अभी जो भी स्टोरी है ना अपना समझ लो, ठीक है? प्लेटो का जो फिलॉसफी है ना, अगर तुमसे कोई पूछे कि प्लेटो का जो फिलॉसफी है वो किससे जुड़ी हुई है, ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, तो एस्थेटिक कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है, एस्थेटिक कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्लेटो की जो फिलॉसफी है वो किस चीज से जुड़ी हुई है, तो भाई एस्थेटिक कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है प्लेटो की फिलॉसफी, ठीक है? बस यहाँ पे यही याद करना है, प्लेटो की फिलॉसफी किससे जुड़ी हुई है, तो एस्थेटिक कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, ओके, ठीक है? अच्छा, सत्यवीर की स्टोरी ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती बाय गांधी जी वाज फ्रॉम डायलॉग अपोलॉजी। जैसे अपोलॉजी में बताई थी ना कि तुम्हारा कि उसमें एक सोक्रेट होते हैं और उसके बाद गांधी जी होते हैं, ठीक है, सॉरी गांधी जी ने, प्लेटो होते हैं और एक सोक्रेट होते हैं और एक ट्यूजर्स होता है। वही स्टोरी को, वही डायलॉग को, प्लेटो का जो अपोलॉजी है वही डायलॉग को लेकर गांधी जी क्या करते हैं, उसको लिखते हैं सत्यवीर की स्टोरी और ट्रांसलेट करते हैं गुजरात में, गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है? बिल्कुल वही वाला स्टोरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी प्लेटो के कौन से बुक से कौन वाला डायलॉग को लेकर सत्यवीर की कथा में ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है? तो प्लेटो का बहुत अच्छा स्टोरी है। मैं तुम लोगों को जब अभी अभी तो मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो मैं ये वाला स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत अच्छा सत्यवीर की कथा, ठीक है, स्टोरी। क्योंकि एग्जाम में तो अभी यहाँ से आती नहीं है तो मैं इसे तुम लोगों को सुना नहीं रही हूँ, ठीक है? तो इतना याद रखना कि जब मैं फ्री रहूंगी तो जरूर सुनाऊंगी, ठीक है? बाकी अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि गांधी जी प्लेटो के कौन से डायलॉग को लेकर और उसका नाम रख देते हैं सत्यवीर, मतलब प्लेटो का जो डायलॉग है ना अपोलॉजी, उसी का नाम चेंज करके रख देते हैं सत्यवीर की स्टोरी, ठीक है? इसको ट्रांसलेट कर देते हैं गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है, गुजराती में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अपोलॉजी नाम चेंज करके क्या रख देते हैं गांधी जी, सत्यवीर की कथा, और ट्रांसलेट कौन सा में करते हैं, गुजराती में, ठीक है? प्लेटो का एलिगेरी ऑफ केप द रिपब्लिक में लिखा हुआ है। अब एक बार देखते हैं नॉलेज के बारे में क्या बोल रहा है। नॉलेज जो है ना तो ओपिनियन होना चाहिए ना ही परसेप्शन होना चाहिए, नॉलेज में वर्च्यू होनी चाहिए। नॉलेज सॉरी प्लेटो के लिए नॉलेज ना तो तुम्हारा परसेप्शन है ना ही ओपिनियन है, प्लेटो के लिए नॉलेज वर्च्यू है, वर्च्यू इज ए नॉलेज। अगर आपके अंदर वर्च्यू है तो नॉलेज, ठीक है? आइडिया और मैटर के बारे में मैं इसके बारे में इससे बनाई, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो ये आइडिया और मैटर अभी हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में एरिस्टोटल के बारे में, एरिस्टोटल क्या बोल रहा है। आज ना बहुत जल्दी टाइम पार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना जल्दी, हालांकि आज मैं बात भी नहीं की हूँ, फिर भी अभी तक मैं 2 ही टॉपिक में आई हूँ, फिर भी आज इतना टाइम क्यों लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? देखो क्या बोला, आइडियाज एंड मैटर, ठीक है? तो हम पढ़े थे अभी तुम्हारा एरिस्टोटल के बारे में कि एरिस्टोटल बोलता है कि आइडिया मैटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते, है ना? अभी पढ़े थे ना, इनसेपरेटेबल है उन्होंने बोला था। लेकिन ये बोल रहे कि बिल्कुल आइडियाज अलग है और मैटर अलग है। मैटर जो है वो चीजों का रिफ्लेक्शन है, मतलब जब तुम अभी हम पढ़े ना कि तुम जब टेबल बनाई तो मैटर यूज की तो तुम्हारा चीज दिखा, तुम मैटर यूज की, जैसे तुम वुड को यूज की तब तुम्हारा चीज दिखा, मैटर ये चीज है। लेकिन आइडिया सब्सटेंस, आइडिया तो सब्सटेंस है भाई, आइडिया थोड़ी दिखता है, और मैटर तो रिफ्लेक्शन है। जैसे तुम अपने यहाँ पे पेन रखो ना, पेन का रिफ्लेक्शन तुमको परछाई शैडो दिखेगा, तो बोला मैटर अलग है और आइडिया अलग है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो बोलता है आइडिया अलग है मैटर अलग है। मैटर जो है वो चीजों का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और वो चीजों का रिफ्लेक्शन है। लेकिन आइडिया सब्सटेंस है, आइडिया इन सेंस ऑफ आइडिया हर चीज में है। कोई भी चीज को बनाने से पहले तुमको आइडिया चाहिए, लेकिन मैटर पहले तुम यूज नहीं करोगे। देखो
यहाँ पे क्या बोला, तुम पहले जैसे टेबल ही बनाने वाला स्टोरी सुनो, तो पहले तो तुम्हारे माइंड में आया होगा ना कि तुम क्या बनाओगी। चलो मैं टेबल बना रहा हूँ, तो मैं लकड़ी लाऊं, तो पहले तुम्हारे आइडिया आता ना माइंड में, उसके बाद ही मैटर तुम यूज करती हो, है ना। तो मैटर यूज करोगे तब तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि तुम जितना भी चीज देख लो सब में एक आइडिया दिखेगा। जैसे तुम लैपटॉप बना रहे हैं या मोबाइल बना रहे हैं या तुम कोई कपड़ा ही डिजाइन कर रहे हो, तुम कोई कपड़ा बना रहे हो, तो कपड़ा बनाने के लिए तुम अपने माइंड में पहले लाओगी ना कि मैं कैसा कपड़ा बनाऊं, किस डिजाइन का कपड़ा बनाऊं, या मुझे नोस्टी बनाना है, या मैं कुछ भी बना, तो पहले बनाने से पहले तुमको आइडिया लाना पड़ेगा। तो तुम्हारा आइडिया हर चीज में है, हर चीज में, ठीक ना। और मैटर रिफ्लेक्शन है, और आइडिया क्या है, हर चीज में तुमको दिखेगा। आइडिया यूनिवर्सल है भाई। प्लेटोनिक थ्योरी का जो आइडिया बोला कि जो प्लेटो का जो थ्योरी है ना आइडिया, ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ नॉलेज में। जब आपके ऊपर नॉलेज है तभी आप आइडिया ला सकेंगे, है ना। तो बोला कि जो प्लेटो का थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, आइडिया पे। और ये आइडिया किस पे बेस्ड है भाई, थ्योरी ऑफ नॉलेज पे, ठीक है ना। आइडिया सब्सटेंस है, आइडिया हर चीज में, लेकिन मैटर तो चीजों का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। तो इस तरह आइडिया और मैटर फर्क डिफरेंट है। इधर आ जाओ, देखो ये तो अभी पढ़े ना, सत्यवीर की सदा वाला, इधर आ जाओ। प्लेटोनिक जस्टिस, हाँ अच्छा ये नीचे आ गया है, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ था। प्लेटो का जो जस्टिस है, हाँ नहीं, प्लेटो ने जो तुम्हारा लिया था, जैसे अभी हम पढ़े ना कि वो आइडिया पे बेस्ड है, तो प्लेटो को यूटोपियन बोलते हैं। प्लेटो को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, प्लेटो को अगर तुमको बोलना होगा तो आइडियलिस्टिक थिंकर बोल सकते हो। प्लेटो को तुम यूटोपियन बोल सकते हो। तुम प्लेटो को क्या क्या बोलना चाहोगी, बोलो अपने मर्जी से, जो मन में आ रहा बोलो। तुम लोग इतना दिन में पढ़ी तो तुम लोगों को क्या लगा प्लेटो किस टाइप का पर्सन है। प्लेटो किस टाइप का पर्सन है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है, हेलो। मेरी आवाज आ रही है। रीलेट किया क्या, हेलो। नहीं अल्लाह नहीं दी, मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ मेरे रूम में तो कोई नहीं है। हेडफोन का फिर मेरी अम्मी लोग समझाई तो फिर मैं मान गई। अब मुझे तो ऐसे ही चाहिए था, तो इस वजह से भी राजी हो गई। पर फिर भी एक होता ना नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं अपने घर में इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई हूँ, वहां पे जाके मुझे अकेला ही सब करना है, क्योंकि जो लड़का है उसके मम्मी पापा है नहीं, वो अकेला ही है। 2 सिस्टर है, 2 का शादी हो गया, मैं अकेला ही रहूंगी। हमारे सारा को समझना पड़ेगा। वही तो मैं बहुत ज्यादा, और मेरी अम्मी बुरी तो कभी इतना ये भी नहीं कि मैं तो ढंग से खाना भी मुझे नहीं आता बनाने के लिए, मतलब आता है उतना नहीं आता क्लियरली नहीं, तो मैं बोल दी हूँ। तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, बोले रोटी बनाना आता है कि नहीं, तो हम बोले तो रोटी तो नहीं आता है देना ठीक है, अब इतना कोई कॉम्प्रोमाइज करो तो हम क्या करें मेरे घर में खाना बनवाना, देखो अभी मेरी बहन आई हुई मध्य प्रदेश, तो वो खाना बनाती है, ठीक है। और जब मेरी भाभी लोग थी तो मेरी भाभी लोग बनाती थी, ठीक है। और अभी मेरे
एक भाईजान है संजली वाली, तो उनकी वाइफ आ जाती तो वो बना देती है खाना, मतलब वो अभी आएगी तो वही बनाएगी। अगर वो यहाँ रही तो वो बनाएगी, और वो नहीं रहती तो फिर मेरे कोई रहता खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ घर में, तो खाना। कोई नहीं था, आप दोनों सिस्टर थे। हाँ, नहीं तो मेरी भाभी अभी उसमें भी बना दिए थे। पहले तो सबको साथ ही में रहते थे ना, पहले में मेरी दो भाभी साथ में रहती थी। हाँ, पहले सबको साथ में रहते थे ना, तो मेरी भाभी लोग खाना बनाती थी। तो फिर मेरे भाभी घर बना ली, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता था। आरसी देखी थी हम लोग, बहुत सारे फैमिली थे, और घर में 3 ही रूम है, और इतनी बड़ी फैमिली। तो मेरे बड़े भाईजान घर बना लिए, वो चले गया। मेरे मझली भाईजान है, तो उनको भी प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि उनकी मेरी भाभी जो है ना, उनके अम्मी अकेले थी। तो वो मेरी अम्मी से पूछे चली गई कि अम्मी हम चली जाएं, वहाँ मेरी अम्मी अकेले हैं। तो मैं बोले ठीक है चले जाओ। तो मेरे 11 भाईजान है, उनकी वाइफ है वो डिलीवरी होने के लिए गई, तो वो आके रहेगी फिर। अगर वो, और अभी तो मतलब ऐसे क्या नाम है, मेरे जो छोटा भाई ना, उसका भी लड़की ढूंढ कि मिलेगा तो मेरे साथ ही कर देगा। वो इंजीनियर है टीसीएस में, वो मुझसे छोटा है, वो टीसीएस में इंजीनियर है। तो वो भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा है, इंडिया इंटरनेशनल से। तो उसका हम लोग लड़की ढूंढेगा, अगर मिलेगा तो साथ कर देगा। तो वो तो फिर तो मेरे यहाँ से कोई कोलकाता चला जाएगा इनके लिए, सारे लोग हम लोग यहाँ से चले ही जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई वहाँ पे रहता है कोलकाता में। तो वहीं पे वो फ्लैट व्लैट ले लेगा अपना, तो वहीं पे। 6 भाई बहन है। नहीं, हम लोग बहुत सारे भाई बहन है। 9 भाई बहन है। पहले चलता था ना, 5 बहन और 4 भाई। अरे पहले चलता था, बाप रे नहीं, पहले चलता था, अब नहीं चलता। अब तो मेरी भाभी का, बड़ी भाभी का 2 बच्चा है, एक बेटे एक बेटी। मेरी मझली भाभी का अभी एक ही बेटी है। तो पहले चलता था, बोला था ना कि आस्ते आस्ते चेंज होता है। तो पहले चलता था, और मैं एकदम हाँ, पहले तो चलता था। पहले चलता था। हाँ, पहले जमाने में चलता था फैमिली ज्यादा, अब नहीं चलता है ना, पहले चलता था। और हम लोग 5 बहन में से, जिसमें से मैं चौथे नंबर में हूँ बहन में। और पूरा अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, तो मैं नीचे से तीसरे नंबर में हूँ। जैसे मेरी बहन छोटी, नहीं 8 नंबर पे है। नहीं, हाँ 8 नंबर है, हाँ। सबसे छोटा मेरा भाई है, फिर उसके बाद मेरी बहन, नहीं मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है, और उसके बाद मैं हूँ तीसरे नंबर पे, नीचे से। तो तो साथ ही तो हुआ। 7 नंबर पे हूँ, हाँ ये 7 नंबर, हाँ 7 में। तो इस तरह से हूँ। तो फैमिली बहुत बड़े हम लोग। कोई आता भी रिलेटिव्स में, तो हम लोग इतने सारे फैमिली के हो जाता। पहले होते थे सबके ज्यादा वाले, अब नहीं होते। आस्ते आस्ते फिर चेंजिंग होने लगता है ना। मेरे पहले को होता है कि नहीं, गुनाह पड़ता है बच्चा ये करना। अब वो सब नहीं चलता है, मतलब जैसे जैसे इंसान के अंदर थिंकिंग आता है, तो वो चेंज होने लगता है। तुम सोचो ना, अगर मेरी अम्मी अगर आज के जमाने में होती तो हम होते, नहीं होते। क्योंकि मैं तो एकदम नीचे में हूँ। और मेरी अम्मी ने थोड़ा, मतलब गांव में रहती थी ना, पापा मम्मी। मेरे पापा का यहाँ पे काम था, तो मेरी अम्मी आई थी। मेरे पापा मेरे मम्मी। पहले तो सही था, 7 8 हाँ पहले होता था, हाँ। 12 हाँ 12 जन बिल्कुल। देखो ये बात तो सही है कि फैमिली जैसे भाई बहन रहने से अच्छा भी लगता है, हम लोगों को तो अच्छा बहुत लगता है, क्योंकि इतने सारे फैमिली है। लेकिन अब का जो जनरेशन आ रहा है, तो अब तो सबका कम ही भाई बहन है। मेरी बड़ी भाभी का बस 2 ही बेटा बेटी, एक बेटा एक बेटी। मझली भाभी का भी है, तो अब एक ही बेटा। ज्यादा भाई बहन अच्छा लगता है। हाँ। हम लोग एक भाई बहन है, तो एकदम अच्छा नहीं लगता है। वे ये बात तो है, हम लोगों को अच्छा नहीं, ही। कोई भाई बहन पे तो उसको अच्छा नहीं लग रहा, हम सोचते काश हम अकेले होते। हाँ सच बताओ, तुम लोग कितने भाई बहन हो? 4 बहन। 4 बहन। सुषमा को भी अच्छा लगता होगा। सुषमा तुम देखना, तुमको भी अच्छा लगेगा जब सब कोई मिल के जाता है जब घूमने बड़ा ही में। होता है तब अच्छा नहीं हाँ लगता है। ये सही बात बोली। पहले, अब तो मेरे हम लोग दो फूड भाई। मिलता है चारों तरफ से। नहीं, आरती भी आती थी ना मेरे घर, तो बोलती थी हमको अच्छा लगता है आपका घर में इतना सारा फैमिली। ज्यादातर सबको सपोर्ट मिलता होगा, आपको भी मिलता है। किसको? हमको तो चाहिए वैसा फैमिली। तो हमको अच्छा लगता था, क्योंकि आपका घर ना बड़ा बड़ा लगता हाँ था। भरा भरा, अभी भी मतलब कुछ होता है ना, तो सब पे आ जाते हैं मेरे बहन। हाँ। इसका मेरी दोनों आपी की शादी हो गई है, हम अकेले हैं। हाँ ये बात। भाई अंजलि। नहीं है ऐसी। फिर भी सपोर्ट है अपने पास। अरे मेरा कोई भी बात नहीं, अकेला। तुम अकेली हो तो तुम अच्छे, तो ये बात तो हम फील कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 सिस्टर होनी चाहिए बात को शेयर करने के लिए। मुझे देखो, मुझे कभी भी प्रॉब्लम हो तो क्या मैं। हमको बहुत गुस्सा आता है, अकेले हैं। तो मम्मी पापा को बोलना चाहिए ना कि एक बहन भी रख ले। गोद ले लो बहन। बोलता है कि जो गोद ले लो, एक और डॉक्टर। लक्ष्मी लोग कितने भाई बहन? हमेशा ही हम बोलते हैं, लोग नहीं सब।
लक्ष्मी का भी अंजलि जैसा है हम लोग। एक बार दोनों का दुख तुम लोग का सेम ही है। आशी लोग 3 बहाने सिर्फ है ना अरे ऐसे। लक्ष्मी की सिस्टर है एक। और लक्ष्मी की सिस्टर और सबसे दुख में अंजलि है। तो कर नहीं पाएगा। हाँ तो 2 भी रहती तो एक शेयर हो जाता, प्रॉब्लम कोई हुआ तो शेयर होता है। हमारे घर में क्या होता है कि मेरी बहन रहती मध्य प्रदेश में और हम झाड़ू देंगे और वो उधर काम कर, हम लोग टाइम बाना हम लोग बात करते रहते हैं, तो पूरा टाइम बात हो जाता है। कभी वापी से बात की, कभी उससे बात की, कभी उससे बात की, पूरा टाइम बात करते करते मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम शेयर करते 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 पूरा टाइम पार हो गया। ये बात तो है, फैमिली रहने का चाहते, कोई बात नहीं। अंजलि तो अपने मम्मी को शेयर करो और क्या। करते हैं मम्मी को, बट बहन होने से बाहर जाने का मिलेगा ना। हाँ ये बात ये सही दोनों बोली। बहन चल जाओ। हाँ ये बात सही बोली, सही बोली। हम लोग फिर हमको दोस्त खोजना पड़ता है। हाँ, और उसमें वो दोस्त लोग जाएगी नहीं जाएगी ये भी बात है ना। सिस्टर है तो चल जाती है, बात तो सही। मम्मी को बोलते हैं अडॉप्ट करने का। अडॉप्ट अंजलि हाँ बोल रही है अडॉप्ट करने का। आपको क्या पता, एक बार आप कॉलेज में एकदम को देख ही लिया है। हाँ वाह, तो ले लो। कजन नहीं है तुम्हारी? उन लोगों का सबका शादी हो गया, दूर रहती है। ओ यही प्रॉब्लम है। हम लोग का मेरी कजन भी बहुत सारी नहीं, मेरी कजन उजन भी है ना, तो वो लोग भी आ जाती तो अच्छा ऐसे तो अब उतना आने की जरूरत नहीं। मेरी आपी की बेटी लोग भी आ जाती है पूरा, तो हम लोग सब पूरा मिल के ही बातचीत कुछ भी करना हो तो हो जाता है पूरा अच्छे से, प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह। हाँ थोड़ा ये बात है, तुमको थोड़ा ये लगता होगा, कोई बात नहीं, फ्रेंड भी होती है ना तो उनसे भी हो जाता है कि थोड़ा फ्रेंड से भी होता है ना, सिस्टर भाई भी बड़ा नहीं है, मेरा भाई हाँ तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम इस मामला में। कोई बात नहीं, अकेली तो तुमको फायदा भी है ना, हर चीज मिलेगा। अभी ससमा क्या बोली कि ढेर सारा भाई बहन रहने से डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो जाता है। ससमा बोली ना कि मुझे लगता मैं अकेला रहती। झगड़ा होता है ना सबका। मैं तो अपनी छोटी बहन से लड़ाई करती हूँ तो मैं खुद ही गिर जाती हूँ, और जब मेरी बड़ी बहन से मैं लड़ाती, जैसे जो मेरी एमपी वाली बहन है उसी में से कोई बात है तो मेरे से खुद से वो मेरे को ज्यादा ही करेगी, मैं मनाती है, और मैं अपनी छोटी बहन को ज्यादा मनाऊंगी। हमें को उसको मना के रखना पड़ता है हर बार, उसके बाद गुस्सा नहीं होना चाहिए, और तो बात नहीं करेगी फुला के चलेगी तो उनको मनाना पड़ता है उसको। चलो कितना जल्दी टाइम पार हो गया। देखो ये देखो प्लेटू का, अच्छा प्लेटू को हम लोग क्या बोलेंगे, यूटोपियन बोलेंगे, आइडियलिस्ट बोलेंगे, सब चीज बोलेंगे, लेकिन क्यों प्लेटू ने जितना भी चीज को अपना रिप्रेजेंट किया है ना, वो सब कहाँ से लिया है? थॉमस मोर यूटोपिया। अयान बोल बंद कर दे बाबू। थॉमस मोर का यूटोपिया, ठीक है। थॉमस मोर हम लोग पढ़े, थॉमस मोर भी एक यूटोपियन थिंकर थे ना, तो इन्होंने इन सब चीजों से इंस्पायरेशन लिया है प्लेटो ने। ये क्या है, ये तो यूटोपियन के बहुत बड़े ये है, थॉमस मोर तो बहुत बड़े यूटोपियन है ना, तो यहाँ से इन्होंने इंस्पायरेशन, यहाँ से उसके बाद सॉरी इन लोगों ने यहाँ से लिया, सॉरी थॉमस मोर, थॉमसा कैंपिला, सिटी ऑफ सन, और फ्रांसिस बैकॉन, द न्यू एटलांस, ठीक है। इन लोगों ने सब ये यूटोपियन वाला जो प्लेटो का यूटोपियन वाला है ना, यहाँ से लिया है। मतलब प्लेटो का जो यूटोपियन है, जो आइडिया है, आपको रीअप्रेंस कहाँ मिलेगा, फिर से आपको जिंदा कहाँ मिलेगा, क्योंकि प्लेटो तो बहुत पहले आया था, तो प्लेटो जैसा हमको कहाँ कहाँ देखने को मिला, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको थॉमस मोर का यूटोपियन में देखने को मिला, थॉम्स टॉमसा कैंपेनिला, सिटी ऑफ सन में देखने को मिला। प्लेटो का रीअप्रेंस किसका, यूटोपियन होने का। प्लेटो तो यूटोपियन था, लेकिन इसके जैसा हमको कहाँ कहाँ देखने को मिला ये बताना, ठीक है ना। फ्रांसिस बैकॉन, द न्यू एटलांटिस में भी हमको देखने को मिला, ठीक है। ये सब याद रख लेना, प्लेटो कंप्लीट हो गया। हाँ हॉब्स के बारे में पढ़ते हैं। हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसफर थे, इनकी बुक याद करो पहले, द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, द काइव, लिवियथन, द क्रॉपर, द
होमेन, बी होमे, बी होमेथ, ठीक है। ये जितनी भी सारी बुक है तुम्हारा, देख नहीं रही हो तो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी हुई है, मतलब इंडियन बुक तो दम नहीं लग रही है। या फिर हम लोग जितने भी पढ़े हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, वो कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन ये कॉमन लैंग्वेज नहीं है। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ छोड़कर बाकी जितने भी है, द काइव, लिबियाथन, द क्रॉपर, द होमाइन या बी हेमोंथ, ये सब कॉमन लैंग्वेज का नहीं है। तो इस तरह का बुक आएगा तो ये सारा ही हॉब्स का है। हॉब्स ने अपनी बुक लिबियाथन को 4 पार्ट में बांटा है, ऑफ मैन, ऑफ कॉमनवेल्थ, ऑफ ए क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ और द किंगडम ऑफ डार्कनेस। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। हॉब्स ने अपने बुक लिबियाथन को 4 पार्ट में बांटा है, और लिबियाथन का जो ये है बुक ऑफ मैन में है ना, बुक 1 को 2 चैप्टर में बांटा। देखो लिबियाथन ने क्या किया, मैं यहाँ पे तुमको बना रही हूँ, जो LVITH लिबियाथन, ठीक है। लिबियाथन को इन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में बांटा, ऑफ मैन, ठीक है, कॉमनवेल्थ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, वहां पे लिखा हुआ है ना, क्रिश्चियंस, कॉमनवेल्थ और किंगडम डार्कनेस, ठीक है। लेकिन ऑफ मैन कहाँ पर है, लिबियाथन के बुक 1 में है, बुक 1 में, और बुक 1 में, और लिबियाथन के बुक 1 ऑफ मैन के जो चैप्टर, देखो इसमें चैप्टर है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में क्या मेंशन है, ऑफ स्पीच, ऑफ रीजन एंड साइंस। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लिबियाथन के जो ऑफ मैन है, ठीक है ना, ऑफ मैन है, ऑफ मैन के चैप्टर 4 में ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, और चैप्टर 5 में रीजन एंड साइंस लिखा हुआ है। अब तुम लोग बोले कि इतना डिफिकल्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पूछा गया कि लिबियाथन को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 4 में, मैन, कॉमनवेल्थ, क्रिश्चियन, कॉमनवेल्थ, किंगडम ऑफ द डार्कनेस। लेकिन अब इसमें जो ऑफ मैन है, ऑफ मैन, इसके चैप्टर 4 में क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 5 में क्या लिखा है, चैप्टर 4 में लिखा हुआ है स्पीच, और चैप्टर 5 में लिखा गया है रीजन एंड साइंस, ठीक है। नहीं अभी नहीं, 9 बजे। हॉब्स सिमिलर है किसके जैसा, मैकियावेली के जैसा, ठीक है। हॉब्स और मैकियावेली दोनों इंडक्टिव थिंकर है, ठीक है, दोनों ही इंडक्टिव है। ये लोग दोनों ही इंडक्टिव, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये लोग क्या है, इंडक्टिव थिंकर, ओके। इन्होंने, ये लोग हॉब्स अगेंस्ट किसके, एरिस्टोटल के। अब देखो कैसे, हॉब्स जो है ना, हॉब्स ये इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, बोले इंसान ज्यादा इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, ये इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। जबकि एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन इज ए सोशल एनिमल, इंसान एक सोशल जानवर है। बिल्कुल इंसान सोसाइटी के बिना रह ही नहीं सकता, इंसान को एक ग्रोह चाहिए, ग्रोह में ही इंसान रह सकता है। कोई भी इंसान तुम देखना, जो इंसान अकेला रहेगा वो पागल हो जाएगा, रह ही नहीं सकता। तो प्लेटो का तो बात, एरिस्टोटल का बात कहीं ना कहीं तक सही है, लेकिन मैकियावेली बोला नहीं, इंसान इंडिविजुअल रहना पसंद करता है, क्योंकि वो ये बात बोला भी है कि मैं और मेरी जो अकेलापन है वो हम लोग बचपन से ही फ्रेंड है। क्योंकि वो बोलता है कि जैसे वो पैदा होता है तो उसकी माँ मर जाती, तो वो अकेला ही जिंदगी गुजारता है, इसलिए वो इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस करता है। अरिस्टोटल जो है मैन इज ए सोशल एनिमल बोलता है ना, कि इंसान सोसाइटी में रहना ज्यादा पसंद करता है। यहाँ से ही दोनों का व्यू जो है ना अलग हो जाता है, दोनों अपोजिट एक दूसरे के। हॉब्स बोलता है कि इंडिविजुअलिज्म के बारे में कि मैन इज ए प्रायर टू स्टेट, इंसान स्टेट से पहले आया, जबकि एरिस्टोटल क्या बोलता है कि स्टेट पहले आया है, स्टेट इज ए प्रायर टू मैन, है ना। हमने जब पढ़े थे अभी एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल क्या बोलता है कि स्टेट इज ए प्रायर टू मैन, लेकिन ये पे क्या बोल रहा है, हॉब्स क्या बोल रहा है कि नहीं, मैन इज ए प्रायर टू स्टेट, ठीक है, मैन इज ए प्रायर टू स्टेट। तो इन दोनों में इस वजह से भी तुम्हारा फर्क आ जा रहा,
है ना। दो चीज में, एक तो एरिस्टोटल सोशल एनिमल, इंसान बोले इंसान सोसाइटी के बिना रह ही नहीं सकता है ना। और इंसान जो है, स्टेट जो है, स्टेट इज ए प्रायर टू मैन, एरिस्टोटल बोला था, अभी हम पढ़ाए थे ऊपर, ठीक है। लेकिन हॉब्स बोलता है नहीं, मैन इज प्रायर टू मैन। तो यहाँ पे भी दोनों में डिफरेंट हो गया। और एक डिफरेंट हो गया कि हॉब्स जो है सिर्फ इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करता है, ठीक है ना। थॉमस हॉब्स जो थे ना, ये गैलीलियो और न्यूटन से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे। क्यों? हॉब्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राई टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये पहला ऐसा थिंकर है, ये पहला ऐसा फिलोसफर है जो पॉलिटिक्स के स्टडी में साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। क्योंकि गैलीलियो और न्यूटन किस चीज के थिंकर है, किस चीज के फिलोसफर है? ये लोग क्या है, ये लोग साइंटिफिक से किससे बिलोंग करते हैं? साइंटिफिक, ये लोग साइंस के फील्ड से बिलोंग करते हैं ना। गैलीलियो और न्यूटन के बारे में सब कोई जानता है, ये लोग साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना। ये लोग साइंटिफिक थिंकर है। तो अब हॉब्स जब इन लोग से इन्फ्लुएंस है, तो इन लोगों का चीज को ये सोचेंगे कि हम पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करें। तो ये पहले ऐसे थिंकर थे जिसने पॉलिटिकल साइंस में साइंस को इंट्रोड्यूस करने को, एग्जाम में क्वेश्चन आए कौन ऐसा थिंकर है जो पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या साइंस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो है हॉब्स, ठीक है। उसके बाद थॉमस हॉब्स जो है बोरो करते हैं रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड, रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड ये बोरो करते हैं किससे? गैलीलियो से, ठीक है। हॉब्स did not explicitly articulate but is a philosophy consistent element that resemble utilitarian thinking। बोले हॉब्स ने कोई यूटिलिटेरियन थ्योरी नहीं दिया, यूटिलिटेरियन थ्योरी को तो बैंथम ने दिया है, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलती, जैसे ये वाला बात मैं तुम लोगों को हमेशा पढ़ाती हूँ कि हॉब्स और मैकियावेली को रियलिज्म के थिंकर नहीं है, लेकिन जब रियलिज्म थ्योरी आई तो उनकी थ्योरी रियलिज्म की जैसे मैच खा रही थी, तो इस वजह से मैकियावेली और हॉब्स को भी रियलिज्म बोला जाने लगा। उसी तरह जब तुम्हारा जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियन थ्योरी लाते हैं, और जब लोग देखते हैं कि हॉब्स का भी, हॉब्स तो पहले ही ऐसा थ्योरी दे के गया है, तो इसलिए हॉब्स की थ्योरी को भी क्या बोला जाने लगा? यूटिलिटेरियन थ्योरी। उन्होंने ये बोल के नहीं दिया था कि ये यूटिलिटेरियन थ्योरी नहीं, बल्कि उनकी जो फिलॉसफी थी हॉब्स की, वो बिल्कुल यूटिलिटेरियन थ्योरी से मैच खा रही थी, बिल्कुल सेम हुई थी, रिजेम्बल हो रही थी, है ना, मैच कर रही थी। इस वजह से इनकी थ्योरी को भी क्या बोला गया? यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये क्या बोलती है कि ह्यूमन आर ड्राइवन बाय द डिजायर ऑफ प्लेजर, लव एंड अवॉइड द ऑफ पेन, अवर्जन। अवर्जन मतलब पेन। इंसान जो है ना, क्या ड्राइव करना चाहता है? इंसान प्लेजर को डिजायर, इंसान अपने डिजायर ऑफ प्लेजर, बोले इंसान डिजायर के लिए प्लेजर चाहता है, ठीक है, यानी लव चाहता है। मतलब जिस चीज से इंसान को खुशी मिलती है इंसान उधर ही चाहता है, और जिस चीज से इंसान को पेन मिलती है उसको अवॉइड कर, ठीक है। और यही यूटिलिटेरियन का मतलब क्या? ग्रेट हैप्पीनेस और द ग्रेट पावर, है ना। मतलब इंसान को जिस चीज से खुशी मिल रहा है उसी की तरफ जाओ, वो भी यही बात बोल रहा है। हॉब्स के अकॉर्डिंग द लाइफ ऑफ मैन इज कंटिन्यूअस सर्च फॉर पावर। अच्छा, ये वाला बात समझ में आ गई ना, यूटिलिटेरियन थ्योरी वाला। यहाँ पे दूसरा बात बोल रहा है पावर के बारे में कि हॉब्स के अकॉर्डिंग इंसान का जो जिंदगी है ना, इंसान का जो लाइफ है ना, वो कंटिन्यूअस एक चीज को सर्च करता है, उसका नाम है पावर। जिंदगी भर इंसान एक चीज को सर्च करता है, उस चीज का नाम है पावर। बोले इतना हद तक वो सर्च करता है पावर को जब तक उसका एंड ना हो जाए। और ये रियलिज्म का ये डिफिनेशन है, इस वजह से इनको रियलिज्म बोले, क्योंकि रियलिज्म में क्या बोलता है? पावर के पीछे पागल हो जाओ, पावर को एक्वायर करो, पावर को एक्वायर करो, पावर के लिए कुछ भी करो, किसी का जान लेना ले लो, कुछ भी करना, पावर को एक्वायर करो, ये रियलिज्म थिंकर बोलते हैं। तो बिल्कुल ये वाला बात उनका हो रहा है, इंसान पावर की पीछे पागल है, इतना पागल, कंटिन्यूअस सर्च करता है पावर को, यहाँ तक कि जब उसकी जब वो डेड हो जाता है ना, तब उसका पावर का डिजायर खत्म होता है। आफ्टर पावर विच एंड ओनली विद हिज डेड, पावर का जो डिजायर है वो कब खत्म होता है? उसके डेड के बाद। तो इंसान जब तक जिंदा रहता है पावर के लिए डिजायर करता है, ठीक है। थॉमस हॉब्स का लिवियथन 1651 में एक बहुत सिमिनल वर्क है, जिसमें ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इस बुक में हॉब्स एड्रेस करते हैं इंग्लिश सिविल वार। जब तुम्हारा हॉब्स इंग्लिश सिविल वार हुआ था उसी वक्त उसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश सिविल वार हुआ था ना, हॉब्स ने उसको खुद से ही विटनेस किया था। उन्होंने अपने आंख से देखा है किस तरह से किंग को सर से, किंग जो होते हैं ना वहाँ के,
किंग का सर को धड़ से अलग कर दिया जाता, वो सब वो अपने आँख से देखे थे, ठीक है। तो हॉब्स भी बोलते हैं जो मेरा स्टेट ऑफ नेचर है ना बिल्कुल इंग्लिश सिविल वार के जैसा है। इंग्लिश सिविल वार में क्या था कि बिल्कुल वैसे ही था, प्री पॉलिटिकल। देखो, प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल। प्री पॉलिटिकल का मतलब लोगों को ना तो पॉलिटिकल सोशल के बारे में पता है, लोगों को ना तो सोसाइटी के बारे में पता है। जबकि हम जब लॉ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो लोग सिर्फ प्री पॉलिटिकल होता है। लॉ का स्टेट ऑफ नेचर के लोग जो होते हैं वो प्री पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर लोग कुछ चीज के बारे में जानते हैं, ना तो वो पॉलिटिकल के बारे में जानेंगे ना तो सोशल। नहीं, ये लोग प्री पॉलिटिकल वाले लोग हैं और ये लोग प्री सोशल वाले लोग हैं, ठीक है ना। ना तो इनको लाइफ सोशल का मतलब क्या, अगर तुम अच्छी जिंदगी गुजार रही हो, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करके अच्छी लाइफ गुजार रही हो, नहीं तुम सोशलाइज होकर जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है ना। लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि अच्छी लाइफ क्या है, खाली लड़ाई झगड़ा जैसे जैसे लाइफ गुजार रही हो, नहीं तुम सोशलाइज नहीं हो, तो यानी तुम प्री सोशल लाइफ गुजारी, तुमको अभी सोसाइटी के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं हुआ। प्री पॉलिटिकल मतलब तुमको पता नहीं मेरा हेड कौन है, मेरा स्टेटो कौन चलाएगा, है ना, तो वो प्री पॉलिटिकल हो गया। तो हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल दोनों ही है। क्यों दोनों है? क्योंकि यहाँ पे लोग जो होंगे सॉलिटरी मिलेंगे तुमको। सॉलिटरी मतलब अकेला। यहाँ पे लोग पुअर मिलेंगे, नास्टी मिलेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, ब्रूटिस मिलेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, शॉर्ट जिंदगी, है ना। स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ वार। स्टेट ऑफ नेचर बिल्कुल स्टेट ऑफ वार के जैसा होगा। ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑफ ऑल, हर कोई हर एक दूसरे के वजह से लड़ेगा, हर कोई अपना लाइफ को प्रिजर्व करने के बारे में सोचेगा, कोई सिविलाइज लाइफ नहीं होगी, इनार्की का सिचुएशन होगा। हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या है? इनार्की है, कोई भी ऑथोरिटी नहीं होगा इनार्की में। अच्छा से लिख दे, ठीक है, ठीक है, इनार्की होगी। तो बोल रहा है कि तो लोगों को ये भी नहीं पता कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई सोशलाइज कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या है? प्री पॉलिटिकल प्री सोशल कंडीशन है, ठीक है। अब देखो ये कोटेशन में आता है कि सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिस किसने बोला स्टेट के बारे में कि मेरा स्टेट ऑफ नेचर ऐसा होगा, या स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार होगा, ऑल अगेंस्ट ऑल होगा, ये किसने बोला है भाई? तो ये थॉमस हॉब्स का है, ठीक है। लेकिन ये बोलते हैं कि भाई अब लोग भागेंगे वहां से, सोशल, अब लोग क्या करेंगे? यहाँ से भागेंगे और भाग के क्या करेंगे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे टू स्केप दिस इंडिविजुअल इंटर इनटू ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इंडिविजुअल वहां से भाग कर आएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। हॉब्स का जो थ्योरी है, वंस ऑल इंडिविजुअल ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम सोसाइटी, सारे लोग आएंगे ज्वाइन करेंगे सोसाइटी और क्रिएट करेंगे कॉविनांट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। थ्रू दिस कॉविनांट, ये जो कॉविनांट होगी, इंडिविजुअल कलेक्टिविटी डिसाइड टू ट्रांसफर ऑल राइट, जितने भी मेरे राइट है, विच दे इंजॉय द स्टेट ऑफ नेचर, जितने भी मेरे इंजॉय है जो हम स्टेट ऑफ नेचर में इंजॉय कर रहे थे, है ना, थर्ड पार्टी को दे देंगे। एक्सेप्ट क्या खाली नहीं देंगे? सेल्फ प्रिजर्वेशन राइट नहीं देंगे, सारा राइट दे देंगे, लेकिन खुद को प्रोटेक्शन करने वाला राइट जो है ना थर्ड पार्टी को नहीं देंगे। ये जो थर्ड पार्टी होगा वो कॉमनवेल्थ होगा। कॉमनवेल्थ मतलब स्टेट या कॉमनवेल्थ। हॉब्स के लिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये सिटीजन और रूलिंग अथॉरिटी के बीच में नहीं है, बल्कि सिटीजन और खुद के बीच में है, लोग अपने साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो पावर है किसको देंगे? बोल रहे हम दे देंगे, दे देंगे, किसको देंगे? नाम तो होगा, एब्सोल्यूट सॉवरेन को देंगे, सारा पावर दे देंगे, खाली सेल्फ प्रिजर्वेशन छोड़ के सारा पावर दे देंगे, सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं देंगे, है ना। एब्सोल्यूट सॉवरेन पावर दे देंगे। हॉब्स एडवोकेट करते हैं कि एक एब्सोल्यूट सॉवरेन होंगे जो कि लिवियाथन जैसा होगा। लिवियाथन इनका बुक का नाम है, और लिवियाथन ऐसा पर्सन होगा जिसको सारा पावर दे देंगे, जो क्या करेगा? लिवियाथन ये रोकेगा, कवच जो स्टेट ऑफ नेचर जैसा था ना उसको रोकेगा, ठीक है। ये जो सॉवरिंग है ये अल्टीमेट ऑथोरिटी होगा, इसके पास पूरा ऑथोरिटी होगा, ये लॉ को बनाएगा, ये लॉ को इन्फोर्स करेगा, ये कॉमन गुड ये लोगों के भलाई के बारे में सोचेगा, बनाएगा, है ना। तो जब लोग स्टेट ऑफ नेचर से भागेंगे, ठीक है ना, ठीक भाई भाग के तो आ गए, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, है ना, तो अब लोग क्या करेंगे स्टेट ऑफ नेचर में? बोले जब वो भागे, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर विल डिस्कवर सम नेचुरल लॉ। जब वो लोग भागे स्टेट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो ये लोग कुछ नेचुरल लॉ को भी डिस्कवर करेंगे, और वो जो नेचुरल लॉ डिस्कवर करेंगे वो लॉ होगा 19 लॉ, ठीक ना। टोटल 19 लॉ है। जैसे हम लोग पढ़े थे लॉ का, लॉ कितना है? राइट कितना है? 3, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन्होंने नेचुरल लॉ को डिस्कवर किया है 19 नेचुरल लॉ, ठीक है ना। और इस लॉ को आर्टिकल्स ऑफ पीस बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है आर्टिकल ऑफ पीस किससे जुड़ा हुआ है? तो तुम्हारा हॉब से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
और तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या बोलते हैं, ये सारे इसके बारे में, लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी वहां है, लिबर्टी वहां होता है जहाँ पे लॉ साइलेंट होता है। लिबर्टी वहां मिलेगा जहाँ पे तुमको लॉ इज लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। जहाँ पे लॉ तुम्हारा साइलेंट है वहां तुमको लिबर्टी मिलेगा। हॉब्स कहते हैं कि फेलिसिटी इज ए कंटिन्यूअस सक्सेस इन ऑब्टेन दोज थिंग्स विच ए मैन फ्रॉम टू टाइम डिजायर। बोले फेलिसिटी क्या है, ये कंटिन्यूअस तुमको सक्सेस, कंटिन्यूअस तुम्हारा सक्सेस होगा, ठीक ना। तुमको एक चीज मिला, तुम्हारा यूजीसी क्वालिफाई हो गया, यूजीसी क्वालिफाई के बाद तुम्हारा एक नया डिजाइन आ जाए, तो होगा प्रोफेसर। जब तुम प्रोफेसर बन जाओगी तो तुम्हारे अंदर आएगा कि मैं अब स्टेट का प्रोफेसर नहीं बनूंगी, मैं सेंट्रल का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है मुझे। अब जब तुम सेंट्रल प्रोफेसर, तुम बोलोगे कि नहीं अब मुझे ये बनना है, क्या नाम है, जिसके अंदर रिसर्च करते उसे क्या हुआ था, मुझे डॉक्टरेट का डिग्री चाहिए, ठीक है। अब ये करते 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 तुम्हारा डिजायर बढ़ते जाएगा, तो उसी को बोलेंगे फेलिसिटी। टाइम टू टाइम तुम्हारा डिजायर बढ़ते जाएगा, एक मैन के अंदर टाइम टू टाइम डिजायर बढ़ते जाएगा, ठीक है। हॉब्स लिखते हैं कि लॉ द रूल ऑफ जस्ट, लॉ जो है ना, लॉ का जो रूल है ना वो जस्ट और अनजस्ट, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ बताया क्या सही है क्या गलत है ना, ठीक है, और कुछ नहीं है। रिपुटेटेड, बीइंग रिपुटेटेड एंड जस्ट दैट इज नॉट कॉन्ट्रोरी टू सम लॉ। इसके कोई कॉन्ट्रेरी कोई इसके दूसरा लॉ नहीं होगा, बस लॉ यही है कि तुमको बताया क्या सही क्या गलत है, ठीक है। मैं और मेरे फेयर, ये इंडिविजुअलिज्म को इतना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं मैं और मेरे फेयर हम लोग दोनों एक दिन पैदा हुए हैं, ठीक है। हॉब्स बोलते हैं, अच्छा मैं तुम लोग से आज क्वेश्चन क्यों नहीं कराऊंगी, मैं बताती हूँ, इससे रिलेटिव क्वेश्चन कल मैं डायरेक्ट वही लेके चलाऊंगा, ठीक है। मैं और मेरे फेयर हम लोग दोनों एक दिन पैदा हुए हैं, और मैं और मेरी फेयर हम लोग दोनों ही ट्विन टुगेदर हैं, ठीक है ना। मतलब हम लोग दोनों एक दिन पैदा हुए हैं, हम लोग दोनों सिस्टर है। कैसे, क्योंकि जब देखो जैसे जब हॉब्स पैदा होते तो उसी दिन उनके मम्मी का डेट हो जाता है, तो इनको ये उतना छोटा बच्चा अकेला जिंदगी गुजारना, माँ नहीं है तो अकेले ही जिंदगी गुजारेगा ना, कितना बाप रे बाप माँ को प्यार नहीं दे सकता है, तो इनको डर लगता था हमेशा, तो इसलिए बोलता है कि मैं और मेरा डर, हम लोग दोनों तो एक ही दिन पैदा हुए हैं, इसलिए हम लोग दोनों ही ट्विन सिस्टर है, ठीक है। हॉब्स क्लेम करते हैं कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स हैज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ। बोला साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कोई लॉन्गर नहीं है खुद में, ये हिमसेल्फ मैं बता रही हूँ। साइंस, हॉब्स क्लेम करते हैं कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वाज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ। मतलब ये क्या फ्रेज के टाइप पे बोल रहे हैं कि जो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है ना, इसका कोई ज्यादा दिन तक तो नहीं रहेगा खुद में, ये खुद से ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, पॉलिटिक्स में साइंस को इंट्रोड्यूस किया था। नो लॉन्गर ज्यादा दिन तक तो नहीं रहेगा, खुद से ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये बात बोल रहे हैं, खुद से ज्यादा दिन तक तो नहीं रहेगा, मतलब नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ, उससे ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। खाली ये कोटेशन याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेज में लिखा हुआ है। अच्छा, और बाकी बड़ा बड़ा तो मैं पढ़ाऊंगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं आज क्लास यहीं तक रख रही हूँ, अगर तुम लोग अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से समझा दी, ठीक है। कुछ भी, हेलो नहीं, अच्छा एक बात और सुनो, जैसे मैं तुम लोगों को कल भी मॉर्निंग में क्लास में करा रहा हूँ, तो मैं परसों जब क्लास कराऊंगी ना, मैं एक पॉज कर दूँ,